नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुई सून पर। और आशा करता हूं कि इस संक्रमण के इस दौर पे आप सभी खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में लॉकडाउन उठना शुरू तो हो गया है, लेकिन उसके मनस्पत काफी लापरवाही देखी जा रही है। सड़कों में लोग अभी भी पिक्चर घरों की तरफ, मॉल की तरफ कतार लगा रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि पहाड़ों की तरफ भी बहुत लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और लोग फटाफट प्लेन से पहाड़ जाके वहां पे भी संक्रमण बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी सिर्फ आपसे और इस चैनल के थ्रू देशवासियों से ये अपील है कि प्लीज डू नॉट लेट योर गार्ड डाउन। इतनी जल्दी एकदम से अपने मास्क को ना उतारिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको करिए, क्योंकि जो हमने अभी सेकेंड वेव देखी अपने देश में बहुत ही खतरनाक थी, बहुत ही भयावह थी। बहुत लोग की जाने गई हैं इसमें, बहुत परिवारों ने इसकी नेगेटिविटी सही है। तो आपसे हमारी छोटी सी अपील ये है कि कृपया करके अपने और अपने परिजनों का और समाज में बाकी प्रत्येक व्यक्तियों का खास ख्याल रखें और जहां तक हो सके कोरोना से लड़ने में हमारे देश की पूरी सहायता करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो इस चैनल का एक उद्देश्य है वो ये है कि देश दुनिया से नामी गिरामी चेहरे जो हैं, चाहे वो लीगल जगत के हों चाहे वो नॉन लीगल जगत के हों, वो आपके सम्मुख हम लाएं, उनकी जीवन गाथा को आपके सामने प्रस्तुत करें, उनके जो जीवन की जो कहानी है उससे हम प्रेरणा लें और आप तक वो अच्छी अच्छी बातें रखें, ताकि वो प्रेरणा जो स्रोत हमारे लिए है वो आपके लिए भी बन सके। और उनके जो जीवन का संघर्ष रहा, जो उनके जीवन के हाईलाइट्स रहे हैं, जो उनके जीवन की पॉजिटिव बातें रही हैं, उसको हम अपने इस प्रोग्राम में साझा करते हैं। आज एक ऐसी खास शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं देहरादून के शहर से, जो वहाँ पे एक बहुत अच्छी और एक बहुत बढ़िया बुटीक लॉ फर्म दौड़ाते हैं, रब एंड रब एसोसिएट्स के नाम से। श्री अजय रब जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल से। थैंक यू सो मच जैन, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इस चर्चा का भाग बनाने के लिए। थैंक यू। आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पर आए, और जैसा कि आपको पता है हमारी जो सवाल जवाब की श्रृंखला रहती है उससे पहले औपचारिकता के तौर पे मैं एक छोटा सा सवाल हमेशा अपने अतिथियों से करता हूँ कि पहले आप हमें अपने जीवन के बारे में कुछ बताएं, और आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ हुई और कौन से वो पहलू रहे आपके जीवन में जहाँ आपने सोचा कि अब आपको वकालत करनी चाहिए और वकील बनना चाहिए। और ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स वकील हैं और जब हम छोटे थे तो ना तो मेरे बड़े भाई और ना मैं, हम दोनों वकालत नहीं करना चाहते थे। जी मेरे मेरे बड़े भाई को कंप्यूटर्स का बहुत शौक था। इनफैक्ट उनका एडमिशन क्राइस्ट कॉलेज बैंगलोर में हो भी गया था, पर वो उसके 2-3 महीने बाद उसे छोड़ के आ गए कि नहीं, अब मुझे वकालत करनी है। उस समय मैं क्लास 9th में था और मैं क्लास 7 से एक शो आता था, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। जी। ठीक है। CSI और जी। मैं, हाँ CSI, मैं उसकी सीडियाँ बहुत खरीदता था और वो खेलता था और वो शो भी देखता था। तो मुझे हमेशा से क्रिमिनल लॉयर बनना था। जी ठीक है ना, मुझे जी उस वर्ल्ड से बहुत फैसिनेशन था। तो जब मैंने सेंट जॉर्जेस कॉलेज से अपनी 12th पास किया, तो मैंने 8th 9th के करीब ये सोच लिया था कि बनना तो वकील ही है, यू नो। जी और 9th के बाद आई थिंक काफी क्लियर हो गया था कि और कुछ बस की है भी नहीं, क्योंकि मैथ मेरी अच्छी थी नहीं। जी ठीक है ना। साइंस में इंटरेस्ट था, पर खेलने का बहुत शौक था। मैंने डिस्ट्रिक्ट देहरादून के लिए क्रिकेट खेला, स्टेट के लिए क्रिकेट खेला। अरे वाह। जी तो मैंने नेशनल रोलर हॉकी खेली है। ठीक है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि वो साइंस वाला फ्रेम ऑफ माइंड नहीं था। जी ठीक है ना, जी कि बैठ के किताबों से पढ़ते रहो। दोस्ती यारी बहुत थी। तो उस टाइम पे मैंने ये 9th में सोच लिया था कि बनना तो वकील ही है। अब सवाल ये था कि कहाँ से करना है, तो तब ये नेशनल लॉ स्कूल का नया नया वो था, इंडिया टुडे में छप रहा था, नेशनल लॉ स्कूल इज द बेस्ट, ये वो सब। ठीक है, तो वहां से ये डिसाइड किया कि या तो वहां से करना है और या देहरादून लॉ कॉलेज से। जी ठीक है ना, देर इज नो इन बिटवीन। क्यों? जी क्योंकि ऐसा है कि माँ बाप जब खुद ही वकील हैं तो कोर्ट जाके ज्यादा सीख लेंगे। जी अच्छा, और उस समय जब तक मैं 12वीं में आया तब तक भाई साहब की भी जो है 3rd या 4th ईयर लॉ में वो आ गए थे। तो वो मदर के साथ कोर्ट जाते थे, फादर हमारे तब नैनीताल चले गए थे हाई कोर्ट, क्योंकि वहां खुल गई थी। जी तो आई कुड सी कि वो कोर्ट जाके ज्यादा सीखते हैं किताबों में क्या रखा है। जी तो तो ये थी कहानी। और उसके बाद था कि अगर हो गया तो ठीक है, नेशनल लॉ स्कूल चले जाएंगे, नहीं हुआ तो देहरादून लॉ कॉलेज चले जी। जाएंगे। नहीं, आपने बात तो बहुत अच्छी की, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जहां तक अजय जी आपको बताने किताबों में क्या रखा है, ये बता दूं कि वो पढ़ने लिखने में बहुत उत्तीर्ण हैं।
उन्होंने न सिर्फ एलएलबी की है नेशनल स्कूल से, जो कि इंडिया का टॉप लॉ स्कूल माना जाता है, उसके अलावा उन्होंने जर्मनी से एलएलएम की है और अभी फिलहाल वहां से पीएचडी भी कर रहे हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो हमारे दर्शक हैं, स्पेशली जो युवा दर्शक हैं, वो ये शुरुआती हमारे 5 मिनट को देख के कृपया अपना मार्गदर्शन न खोएं, क्योंकि ये कम से कम अभी आगे 55 मिनट में मैं और खुलासा करूंगा जर्सी के पढ़ाकू साइड। मैं देखिए उस बात को, मैं देखिए कोई गलत वे में उसको ना ले, जो आपकी बात सही है। बात ये है कि किताबों में क्या रखा है, इससे मकसद ये नहीं था। किताबों में क्या रखा है का मकसद ये था कि लॉ एज ए सब्जेक्ट एक प्रैक्टिकल फील्ड है जी, ठीक है ना। तो किताब तो आप कॉलेज में पढ़ ही लेंगे, पर एक बात होती है। जब हमने वकालत शुरू की थी तो मैं ऋषिकेश कोर्ट गया, ठीक है ना। अब देहरादून में तो मदर फादर थे, क्लर्क भी यहीं थे, पेशकार भी कोर्ट के जानते थे, तो हमारी कट जाती थी ठीक ठाक। वहां पे अनजानी शहर में गए, अब वहां पे था कि साहब सर्टिफाइड कॉपी के लिए भरना है फॉर्म। अब हमें आए ना कि उसमें टिकट कहाँ लगता है और क्या क्या कहाँ होता है। तो कहने का मकसद ये है कि लॉ एज अ सब्जेक्ट जो है, उसमें आपको जितनी मेहनत क्लासरूम में करनी है, उससे दुगनी मेहनत क्लासरूम के बाहर करनी पड़ती है। जी, जी। तो किताबों में क्या रखा है, ऐसे मकसद मेरा ये नहीं था कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, बिना पढ़े तो कोई वकील बन नहीं सकता, जी, ठीक है ना। ना उसमें चाहते तो हुए भी बहुत पढ़ना पड़ता है। ये थोड़ा सा ना बाय चाहते डिफॉल्ट हुए वाली भी, रीडिंग है। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ना चाहते हुए भी अगर आप ये बैरा एक्ट उठा लोगे तो खोल के तो पढ़ना पड़ेगा, जी, ठीक मजबूरन है ना। पढ़ना अब पड़ता है, बिना वकीलों पढ़े को कोई चॉइस नहीं है। तो जी, पढ़ना ही पड़ेगा जी। पर बात ये थी कि एक एक मेरी सोच ये थी कि अगर मैं या तो सबसे अच्छी जगह से लॉ करूं जी, ताकि उसकी कोई अहमियत हो, जी, ठीक है ना। और अगर नहीं कर पाया और मेरे मतलब मेरी काबिलियत से वो बाहर है, तो कोई बात नहीं, मैं वही नॉलेज एक प्रैक्टिकल लेवल पे कोर्ट जाके ले लूंगा। जी। मकसद ये था। तो पर दोनों तरह से आपने अपने जो अपना बात कही, अपने जी, जी, हाँ, मैंने जो आपने कहा वो बिल्कुल सही था। कोई लोग इसका गलत मतलब ना ले लें, वो बात बिल्कुल जी, सही है जी। क्योंकि हमारे जो युवा दर्शक होते हैं वो मतलब आप जैसे प्रतिभावान व्यक्तित्व से एकदम प्रभाव होकर वो बोलेंगे अब अजय साहब ने भी पढ़ाई छोड़ी तो हम भी पढ़ाई छोड़ देते। इसलिए मैंने कहा पूरे 1 घंटे का एपिसोड देखिएगा, शुरू के 5 मिनट में ट्रेलर समझ के बंद मत कर लीजिएगा, तो इस गलतफहमी में उसमें ना रहे उसमें बच्चे। उसमें एक बात मैं और कह देता हूँ। पढ़ाई जी, छोड़ी तो ऐसी थी कि जब मैं कॉलेज में था तो मैं सोचता था कि यार लोग कोई एलएलएम क्यों करता है। अरे जी, एलएलबी डिग्री मिल गई, कचहरी जाओ अपना वकालत करो। जी, जी, जब कॉलेज से पास आउट हुए तब ये समझ में आया कि नहीं यार, एलएलएम तो आदमी अपनी अपने सुकून के लिए करता है, अपने आप को बढ़ाने के लिए करता है और कुछ जी, नया सीखने के लिए करता है। जी, अच्छा, मुझे शौक था बिजनेस चीजों का, तो मैंने कहा मुझे एमबीए करना है। अब आपको जानते हैं मेरी मैथ कितनी अच्छी थी, तो जी, तो मैंने कहा अब ये एमबीए कैसे होगा। तो जब मैंने अपना एलएलएम के लिए ढूंढ रहा था, तो तब मुझे ब्यूसेरियस लॉ स्कूल, मैं एक्चुअली जर्मनी एक एक्सचेंज प्रोग्राम में भी गया था 2010 में। जी। तब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन गया था, हम्म, तो ब्यूसेरियस के बारे में मुझे पता था। जी, उस टाइम पे ब्यूसेरियस एक डुअल डिग्री देता था, जिसको जो एलएलएम भी था और एमबीए भी था, और जी। दो अलग अलग यूनिवर्सिटी से एक ही साथ डिग्री मिलती थी। अरे वाह। मैंने कहा ये तो मतलब ऊपर वाले ने रास्ता दिखा दिया कि एमबीए कैसे जी, मिलेगा जी, बिना मैथ के। जी, तो वहां से ये हुआ। जब एलएलएम करने लगा तो लगा कि यार पीएचडी भी कर लेते हैं। अब आप सोचिए, जो आदमी ये सोचता था कि किताबों में क्या रखा है और पढ़ाई ज्यादा नहीं करनी, एलएलबी करके जी, वकालत करेंगे, तो वहां से लेके यहाँ तक पहुंच गए। अब पीएचडी के चक्कर में दुनिया भर के आर्टिकल लिख दिए जी, किताब लिख दी कि जी, ऐसा ना हो कि लोग कहें ये पीएचडी फ्रॉड है जी। तो तो देखिए वही एक कहावत भी है नाना जी। करते हैं? मैं कह रहा हूँ नाना करते प्यार पढ़ाई से कर बैठे वो भी है, और वो एक अंग्रेजी में कहावत है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो हम जितना चाहें भाग लें किताबों से, लेकिन वकालत एक ऐसा पेशा है कि आप चाह के भी नहीं कर सकते। इसलिए आपने बोला ना चाहते हुए भी बेयर एक्ट पढ़नी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा और उसी पे बहस भी करनी पड़ेगी। तो ये आपने बड़ी अच्छी बातें बताई कि किस तरीके से। और गणित का जो भय होता है हमारे देश में वो बहुत छात्रों में होता है, मेरे में भी था, क्योंकि मैंने भी गलती से साइंस लेने की एक चेष्टा की अपने 11th 12th में। और होता है कि 10th तक तो अगर जो भी थोड़ा बहुत अगर आप अच्छा कर लेते हैं ना स्कूल में, तो एक वहम बैठ जाता है दिल में कि हम बहुत अच्छे हैं। और वो सारा वहम जो होता है उतर जाता है 11th में अगर आपने साइंस ले ली हो। तो वो कहते हैं ना कि वो आसमान से धरातल में लाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है हमारे सीबीएसई की, जो बढ़िया है, स्टेट बोर्ड भी अगर हो, तो वो बहुत अच्छा है हमारी एजुकेशन पॉलिसी की, जो जितना ऊंचा उड़ रहा होता है उसको उसी धड़ाम से हमारी जो एक शिक्षा प्रणाली है उसको ले आती है। यही चीज मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारे कानून में जरूर लागू होती है जज साहब की। अगर आप वकालत की पढ़ाई करके फिर रियल वर्ल्ड में आते तो भी वही झटका लगता है जो मेरे ख्याल से 10th से 11th में जाके लगता है। पर बहरहाल आपकी जर्नी पे आ जाते हैं। अब आप
आपने बताया कि आप नेशनल स्कूल बेंगलोर में आपका दाखिला हुआ, तो उन 5 सालों के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों तक अपनी जर्नी को साझा करें कि आपके 5 साल कैसे निकले। और साथ ही साथ मेरे 2-3 सवाल इससे जुड़ जाते हैं कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं लॉ स्कूल की, जिसमें आप मूड कोर्ट्स देखे जाते हैं, इंटर्नशिप्स का बहुत एक अहम रोल माना जाता है, पब्लिकेशंस हैं, आप काफी लिखते भी हैं इसमें और सक्रिय भी हैं आप, आज की तारीख में भी बड़े बड़े आपकी पब्लिकेशंस में आर्टिकल्स छपते हैं। तो इन सब का कितनी अहमियत आपको लगती है बतौर, जब आप एक यंग स्टूडेंट होते हैं, जब आप एक लॉयर बनने की चेष्टा कर रहे होते हैं, और खासकर कितना प्रेशर होता है, स्पेशली व्हेन यू आर फ्रॉम वन ऑफ द टॉप लॉ स्कूल्स इन द कंट्री, उसका अपना कितना प्रेशर है, बाहरी वर्ल्ड का कितना प्रेशर है, और इस कोकरिकुलर एक्टिविटीज को लेकर कितना प्रेशर बहुत सारे सवाल हैं जयंत, और इनके जवाब भी बहुत अलग अलग हैं। है? जी पहले उल्टा शुरू करते हैं। देखिए, जब एडमिशन हो जाए, पहली बात तो मैं जो भी इस चैनल से आपसे जुड़ा है उससे एक चीज कहूंगा, और ये बात बार बार सामने आती है, लोग अक्सर मुझसे भी पूछते हैं, और जिन कॉलेजेस में मैं पढ़ाता हूँ उनमें पूछते हैं कि अगर मेरा नेशनल लॉ स्कूल में नहीं हुआ तो क्या। जी तो मैं आज करीब 11 साल हो गए हैं मुझे, जब से मैं कॉलेज छोड़ा था तब से क्लैट स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और क्लैट की ट्रेनिंग देता हूँ। और बच्चों से मैं यही कहता हूँ कि अगर नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म नहीं हो गई। जो सीपीसी और आईपीसी वहां लगती है वही नेशनल लॉ स्कूल में लगती है। कानून किसी के लिए अलग नहीं बना। फर्क कहाँ है? फर्क उसको पढ़ने में है, फर्क उसके बारे में सोचने में है। हम जब नेशनल लॉ स्कूल में मैं गया तो सबसे पहले तो क्या होता है ना, बाहर वाली दुनिया समझती है अब तुम नेशनल लॉ स्कूल में हो गए, तुम दुनिया के सबसे बड़े वकील हो गए, सारा कानून तो तुम्हें आ गया। मतलब अस्सी जी हजार लेजिस्लेशन है इस देश में, और आप फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर लॉ स्कूल में ये मान लिया जाता है कि आपसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं है। जी, दुनिया फतेह हो गई जी। ठीक है ना। अब अब मैं अगर अंग्रेजी में कहें तो नथिंग इज फर्दर देन द ट्रूथ। या दैट ये आप वहां गए और वहां बैठे और आपको अच्छा, नेशनल लॉ स्कूल जगह ऐसी है कि सभी बहुत विद्वान है। मतलब जी आपको लगता था आप अपने कॉलेज के चीता हैं, है ना। मैं ही कैप्टन था, मैं ही ओपनिंग बॉलर था, मैं ही बैट्समैन था। अब जी आप देखते हैं वहां जितने आए हैं सब ऐसे ही हैं। जी कोई क्विज जीता है, कोई डिबेट जीता है, कोई इंटरनेशनल कुछ करा है। तो एक सबसे पहले तो आइडेंटिटी क्राइसिस होती है आदमी को, यार मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो अपने आप को पता नहीं क्या समझता था। तो जो आपने कहा ना 10th से 11th में झटका लगता है, वही जाके पहले झटका नेशनल लॉ स्कूल में लगता है। अच्छा, जब आप नेशनल लॉ स्कूल में रहते हैं, आप वहां पढ़ते हैं, तो आप एक जनरल, मतलब आप अपने सीनियर्स से, अपने दोस्तों से बहुत कुछ सीखते हैं। जी जो आउटसाइड द क्लासरूम लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से वो मैंने इतना अप क्लोज एंड पर्सनली और कहीं नहीं देखा जितना मैंने नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर में देखा है। पहली क्लास का पहला दिन था, मुझे आज भी याद है, प्रोफेसर राहुल सिंह थे, वो एलम है एनएलएस के, हार्वर्ड से, तब हार्वर्ड से लॉ करके वापस आए थे। जी एंड द फर्स्ट ही ओपनड हिज क्लास बाय सेइंग द सुप्रीम कोर्ट इज रॉन्ग। ठीक है। अब आप सोचिए, एक क्लास 12th का बच्चा जिसको दुनिया कह रही है कि आप तो अब विद्वान हो गए, वो उस क्लास में बैठा है और पहला शब्द सुनता है द सुप्रीम कोर्ट इज रॉन्ग। हम्म, अब बहुत सारे सवाल हैं जो आदमी के मन में आते हैं कि भाई अब क्या, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट भी गलत है तो कानून है क्या। हम्म, वहां से ये सिखाया गया कि कानून को अगर समझना है तो उसे एक तीखी नजर से पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। जी ठीक है ना। आपको ये कहना पड़ेगा कि साहब ये कानून क्यों सही है और क्यों गलत है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कह दी, इसका मतलब ये सही, ये नहीं है कि उन्होंने सही कहा है। अब आप सोचिए, एक एक थॉट प्रोसेस है ये, एक थॉट प्रोसेस है जो हमारे ट्रेडिशनल लॉ स्कूल में आज भी चला आ रहा है। टीचर आएगा, नोट्स देगा, आपको 5 बड़े बड़े केसेस का नाम बताएगा, एक कुंजी आप जाके खरीद लोगे बाहर से, और वो एग्जाम पढ़ पढ़ा के सब पास हो जाएंगे। जी यहां से आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दी गई। हम्म, अब किसी भी कुंजी में क्रिटिकल थिंकिंग तो नहीं लिखी, जी थिंकिंग तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो वहां से जो लॉ स्कूल की जर्नी शुरू होती है, वो आपको मैं क्या बोलूं, एक इंसान को कंप्लीटली परिवर्तित कर देती है कि यार जो मैं दुनिया के बारे में सोचता था, है ना। आप एक क्लास में बैठे, पॉलिटिकल साइंस की, उसने बोला टेररिज्म क्या है, और आपने जो सीखा है, जो न्यूज में देखा है, आपने कह दिया भाई यही आतंकवादी होता है। फिर समझ में आया कि आतंकवादी की तो परिभाषा ही नहीं है। आज तुम आतंकवादी हो, कल मैं आतंकवादी हूं।
अब आप सोचिए धीरे 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 करते करते, अब इसी दौरान जो आपने कहा कि प्रेशर क्या है, प्रेशर ये है कि आपको 3 महीने में 4 सब्जेक्ट्स करने हैं, के रिसर्च पेपर लिखने हैं, उसी के साथ बीच में एक बार एग्जाम होंगे, एक बार आखिर में एग्जाम होंगे, उसके साथ अगर आपको मूट करना है, डिबेट करना है, वो सब अलग है। फिर जो कॉलेज की को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, कभी फेस्ट हो रहा है, कभी स्ट्रॉबेरी फील्ड्स हो रही है, उसमें भी पार्ट लेना है। और फिर इन सब चीज़ों में ये नहीं भूल जाना है कि कॉलेज का टाइम कभी वापस नहीं आता। तो आपको घूमना भी है, फिरना भी है, दोस्तों के साथ ऐश भी करनी है, सब कुछ करना है, पर घंटे तो सिर्फ 24 ही हैं एक दिन में। जी तो होता क्या है ना, जो आज की डेट में जयंत आप और मैं देखते हैं, हम एक दिन में 5 या 10 क्लाइंट से बात करते हैं, उनका मैटर भी याद रखना है, उनकी डेट भी याद रखनी है, उनकी फाइलिंग भी याद रखनी है, बच्चों का भी देखना है, बीवी का भी फोन उठाना है, सब कुछ करना है। वो लॉ स्कूल में आपको पहले दिन से सिखा दिया जाता जी, है। तो एक आप ओवरऑल उस प्रेशर डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। जी जी। तो आप उस प्रेशर के तब से आदी हो जाते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही करते 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 आपके सीनियर्स आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं, जी कब किसको कैसे बात करनी है, कैसे प्रेजेंट करना है, किस टीचर से बात करना है। तो इस इस पूरे 5 साल की जर्नी में जो आदमी क्लास 12 में अंदर गया था और जो बाहर आता है, वो अपने आप को नहीं पहचान सकता, क्योंकि आपकी सोच को, आपके तौर तरीकों को, आपकी दुनिया के नजरिए को इतना बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आपके सर पे डंडा मार के बदल रहा है, जी पर जो आपको रीडिंग्स दी गई, जो आपको क्लास में सिखाया गया, जो आपकी सोच में परिवर्तन लाया गया, वो आपको एक अलग तरीके का इंसान बना देता है। और वो अलग तरीके का, उसके भी दो पहलू हैं। जी दो पहलू ये हैं कि कई बार, और हमारे काफी मित्र हैं जो ये बात, इस सेंटिमेंट को एको कर सकते हैं, कि होता क्या है कि लोग ये सोचते, हम मतलब जितने भी नेशनल लॉ स्कूल हैं जो एक सोक्रेटिक मेथड फॉलो करते हैं, हम एक मिसफिट से हो जाते हैं सोसाइटी के लिए, क्योंकि जितनी लिबरल हमारी एजुकेशन है, उतनी लिबरल हमारी सोसाइटी नहीं हो पाई, हम्म, ठीक है ना। और फिर आदमी कॉलेज से बाहर निकलने के बाद फिर वापस एक इंट्रोस्पेक्शन वाली ट्रेन में बैठ जाता है कि अब मैं ये हो गया, अब मुझे वापस ऐसा होना है। तो वो एक पर्सनल चैलेंज होता है जिस टाइम पे आदमी की फिलॉसफी, उसका फैमिली बैकग्राउंड, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके ऊपर एक बेरिंग लाती हैं। पर कहने का मतलब ये है कि सिर्फ नेशनल लॉ स्कूल जाके ऐसा नहीं होता कि आदमी सडनली जो है उसको चमकता हुआ हीरा बना दिया। जी वहां पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो 5 साल इतने आसान नहीं होते। और आप ये सोचिए, अगर सारे महारथी एक क्लासरूम में बैठ जाएं और सब आपका कंपटीशन में हो, तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म, तो 5 साल में, पर बात क्या है, बात यह है कि इन सारी एक्टिविटीज से, जैसे मैं एक चीज कहूंगा जो, अगर कोई टीचर, कोई फैकल्टी इस आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, हम लोग प्रोजेक्ट्स को एक बहुत आसान तरीके से लिया जाता है कि बस लास्ट में एक डेजर्टेशन लिख दो और हो गया, और एक वाइवा दे दो, जो किसी तरह बच्चे अपने आप को मार पीट के दे देते हैं खड़े होके। यही फर्क नेशनल लॉ स्कूल में क्या है, आपको हर ट्राइमेस्टर 4 सब्जेक्ट के 4 प्रोजेक्ट और 4 वाइवा देने हैं। फर्क क्या है, फर्क क्या है कि ये जो आदमी एक शब्द नहीं बोल सकता, उसे हर 3 महीने में खड़े होके 1 घंटा बोलना है और सवालों का जवाब देना है। कितना भी आदमी मना करना चाहे, 5 साल में पिटते पिटते 60 वाइवा देते देते, ये जो एक हिच होती है ना पब्लिक स्पीकिंग की, बोलने की, वो खुल जाती है। तो जब हम कोर्ट में खड़े होते हैं और कोई हमें डांटता है, हम सोचते हैं यार ये तो हम बहुत झेल चुके हैं। वो एक ये जो एक इनिशियल ट्रेनिंग थी वो ठीक हो गई। जी मैं यही कह रहा हूँ। देखिए ना, मेरी मेरी मदर है और वो अक्सर ये कहती हैं कि वकालत में कछुए की खाल होनी चाहिए, जी ठीक है ना। जज क्या कह रहा है, अब वो बहुत सारे रिमार्क्स होते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ ऑन द रिकॉर्ड, अजी अलग जी अलग चीजें होती हैं। अल्टीमेटली आप अगर उसको सबको अपने मेंटली लेने लगोगे तो आप यू विल हैव अ ब्रेक डाउन। जी जी वही कछुए की खाल जो है ना, वो 5 साल में धीरे धीरे हमारे ऊपर सिल दी जाती है। तो ये एक फर्क है, जो मैं कहूंगा कि जो नए कॉलेजेस हैं, जो नए इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, वो अगर इस टेक्निक को थोड़ा और अपने करिकुलम में इनकलकेट कर लें, तो जो बच्चे वहां से ग्रेजुएट होंगे उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा और वो जी दिखेगा, जी है ना। तो ये एक मैं बात कहूंगा।
बाकी जयंत, आप अगर मुझसे कुछ पूछो, क्योंकि वो बहुत सारे सवाल थे और कुछ शायद मेरे जी, मैं उसको जरा ब्रेक डाउन कर देता हूँ। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात इसमें बताई कि कैसे जो दृष्टिकोण होता है एक इंसान का बदलता है, क्योंकि जब आप एक आम आदमी से वकालत की पढ़ाई करने जाते हैं तो समाज की तरफ जो हमारा एक रुख, एक रवैया होता है, अलग होता है, क्योंकि वो बचपन की नींव होती है हम सबकी, जाहिर सी बात है। और फिर कानून की पढ़ाई करना, वकालत की पढ़ाई करना एक रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल से इंस्टिल करता है हर इंडिविजुअल के अंदर कि आपकी सोच थोड़ी सी खुली हुई हो, क्योंकि समाज के अभिन्न अंगों को, अलग अलग जो विचारधारा है उनको हमें कोर्ट के सामने रखना पड़ता है। बेशक उससे हम इंडिविजुअली एग्री करें ना करें, वो सेकेंडरी इशू है, पर बतौर वकील कोई भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है, कोई भी आपको मुवक्किल हो, उसकी बात को कोर्ट तक रखने में आप कितने सक्षम है, इस चीज की एक बेसिक ट्रेनिंग हमें लॉ स्कूल देता है। ये आपने बहुत अच्छी बात रखी है, और खासकर वो जो कछुए की खाल की बात है मैं उससे सहमत भी हूँ। और जो हमारे दर्शकों को ये भी बता दूं कि नेशनल स्कूल मेरे ख्याल से वन ऑफ द फ्यू लॉ स्कूल्स हमारी कंट्री में जहाँ पे ट्राइमेस्टर सिस्टम है, मतलब कि साल को 3 भाग में विभाजित किया जाता है। बाकी अधिकतर लॉ स्कूल्स में जो 5 वर्षीय उनमें अभी भी सेमेस्टर सिस्टम होता है, मतलब कि साल के 6 पार्ट यानी कि 2 हिस्से किए जाते हैं। और यही चीज हम अधिकतर अपने 3 साल के लॉ स्कूल में भी देखते हैं। और अजय ने जैसे कि हम सबको कहा कि देखिए मेहनत बहुत है, देश के बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आते हैं टॉप लॉ स्कूल्स में पढ़ने, उनमें बड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। बाकी जो मेरे आपके सवाल थे को करिकुलर को लेकर, उसमें 2 सेकंड के बाद आऊंगा अजय। एक आपसे सवाल ये रखना चाहता हूँ कि हाल फिलहाल में, और जब मैं हाल फिलहाल की बात करूँ मेरे ख्याल से पिछले 5-10 सालों की अगर मैं आपसे बात करूँ, जब आप भी मेरे ख्याल से 2011 में आपने ग्रेजुएशन कर ली थी, इस बीच 2011 से 21 हमने देखा है कि बड़े सारे लॉ स्कूल खुल गए हमारे देश में, स्पेशली जो 5 इयर्स का जो था। और जब नेशनल स्कूल, क्योंकि आप खुद उस लॉ स्कूल से हैं, जब नेशनल स्कूल पहला 5 ईयर लॉ स्कूल था हमारे देश में 88 में जब उसको लॉन्च किया गया, तो प्रोफेसर माधव मेनन और जो बाकी जो इसके जो रचयिता थे, जो इसके निर्माण कारक थे, करता थे उस वक्त, उनके एक ये विजन था कि हमारे देश में एक अच्छी लीगल एजुकेशन की स्थापना हो और उसका बाजारीकरण ना हो, कमर्शलाइजेशन ना हो जिसको हम कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो पिछले 10 सालों में हमने ट्रेंड देखा है सभी वकीलों ने, उसमें मैं और आपको अलग नहीं है, वो ये देखा कि मशरूमिंग हो गई लॉ स्कूल की बहुत सारी। और 2-3 साल पहले मेरे ख्याल से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसमें एक ब्रेक लगाया कि भाई बहुत हो गया, थोड़ा सा इसको रोकिए। और हमारा देश थोड़ा सा इसलिए अनोखा बन जाता है क्योंकि यहाँ पे हम 3 साल वाली डिग्री भी ऑफर कर रहे हैं, 5 साल वाली डिग्री भी ऑफर कर रहे हैं। और जो बच्चे, क्योंकि आप भी उनसे बहुत इंटरेक्ट करते हैं, आप भी विजिटिंग फैकल्टी हैं बहुत सारे कॉलेजेस में, लिंक्डइन में भी आप चर्चा में रहते हैं, आपकी बड़ी सारी पोस्ट आती हैं, आप गाइडेंस देते हैं बच्चों को। वो ये जो बच्चे हैं जो बेचारे टियर 2 टियर 3 सिटीज में पढ़ रहे हैं, जो एकदम जो नए लॉ स्कूल आ गए हैं, जिनका अभी अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, जहाँ पे जाके मैं कहूँगा एक तरीके से फंस गए हैं, आई एम सॉरी टू से दिस, बट फंस ही गए हैं, क्योंकि उनको ना तो इंटर्नशिप मिल पा रही है, ग्रेजुएट कर रहे हैं, जॉब के लिए बेचारे दर दर भटक रहे हैं। इस चीज पे मैं आपकी प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ कि कैसे इस मुसीबत से निपटा जाए, क्योंकि जो पूरा एक व्यवस्था थी लॉ स्कूल्स को सेटअप करने की, स्पेशली नेशनल स्कूल्स को, और उसके बाद प्राइवेट लॉ स्कूल जो उसके कॉम्पिटिशन में उतारे गए, और जो अब हर स्टेट में अब आप देखते हैं नेशनल स्कूल भी बहुत सारे हो गए हैं, प्राइवेट लॉ स्कूल की भी अलग अलग शाखाएं, जैसे होता है ना कंपनी की सब्सिडरी बनती है, उनकी फ्रेंचाइजी दे दी जाती है, वही चीज अब हम देख रहे हैं लॉ स्कूल के साथ भी हो रहा है। तो हाउ आर देन बी एनी डिफरेंट फ्रॉम अ एमबीए और फ्रॉम अ इंजीनियर और फ्रॉम अ सेल्स पर्सन, क्योंकि लॉ इज नॉट अबाउट सेल्स और पिचिंग थिंग्स लाइक दैट, लॉ इज अ नोबल प्रोफेशन। तो इसके बारे में मैं पहले तो आपका मत जानना चाहूंगा, उसके बाद फिर को करिकुलर एक्टिविटीज की भी बात करेंगे आपकी लॉ स्कूल। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं जयंत के, जो आपने कहा मशरूम ग्रोथ हो गई है, उसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये कि जिस गांव में या जिस शहर में, जो मुंबई दिल्ली बैंगलोर नहीं था, जी अगर मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं उन शहरों में जाके पढ़ सकूं, तो उसका मतलब ये होता था कि मैं वकालत नहीं कर सकता। एक एक पहलू ये है कि उस ग्रोथ से उन उन शहरों को एक लॉ का पढ़ने का मौका मिल रहा है, जिसमें आज की डेट में हम अगर लॉ पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं। जी सवाल इसका नहीं है कि कितने हो गए, सवाल इसका है कि क्या वो जितने हो गए वो उस लॉ को उसी तरह पढ़ा रहे हैं जिस तरह आपने जिस शख्सियत का नाम लिया, माधव मेनन। जी मैं बहुत लकी हूं कि मैं जब कॉलेज में था तो माधव मेनन साहब के साथ मैंने पर्सनली बहुत काम किया। जी उस टाइम पे वो कर्नाटका नॉलेज कमीशन के चेयरमैन थे, और उनके साथ बैठ के मैंने कर्नाटका मैसूर यूनिवर्सिटीज में, और मेरे 3 मित्र, हम लोगों ने ड्राफ्ट किया उनके साथ बैठ के। जी और उस जैसा विजन ना तो मैंने आज तक देखा है ना, और मैं ही क्या, ये पूरा देश इस बात को आई थिंक प्रमाणित कर सकता है कि माधव मेनन का विजन था जो आज हमारी लीगल फ्रेटर्निटी, जो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब मेरे पेरेंट्स ने वकालत की तो ये कहता था जो और कोई कुछ नहीं कर सकता वो वकालत कर लेता है। मदद करता है जी। इस प्रोफेशन को दोबारा इज्जत देना, इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने में माधव मेनन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पर माधव मेनन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था
कि हमारे हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे कॉलेजेस में आते हैं, वो ये सोचें कि हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जहां न्याय हो, जी, और उनकी सारी जो करिकुलम उन्होंने बनाया, जो सब कुछ उन्होंने करा, वो सिर्फ इसीलिए गेट था कि ये लोग इस देश बदलेंगे, जो कमियां हैं, जो चीजें हैं, वो इसको सुधारेंगे। अब हो क्या रहा है अनफॉर्चुनेटली, कि माधव मेनन चाहते थे कि सोक्रेटिक मेथड हर कॉलेज में फॉलो हो। जो अगर आप बिल्कुल ओरिजिनल इंटेंट पे जाएंगे जी, नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर के, तो जो डॉक्यूमेंट है वो कैटेगोरिकली कहता है कि ये कॉलेज सोक्रेटिक मेथड फॉलो करेगा। जी, अब समस्या कहाँ आई कि सोक्रेटिक मेथड पढ़ाने वाले कितने फैकल्टी बचे हैं। कॉलेजेस की तादाद सडनली एम्पलीफाई हो गई, पर उस फैकल्टी को जो सोक्रेटिक मेथड में ट्रेंड है, वो कहीं पीछे रह गए। यहां पे एक जो गैप कहते हैं ना, बिटवीन कप एंड लिप, यहां वो गैप क्रिएट हो चुका है। अगर हम इस गैप को किसी तरह ब्रिज कर पाए, वही विजन इन इन टीचर्स तक पहुंचा पाए, जो टीचर्स उन स्टूडेंट तक पहुंचा पाए, तो आई थिंक जो ग्रोथ हुई है वो अपने आप में बुरी नहीं है। हम्म, और रही बात जो आपने कहा कि बच्चे शायद फंस गए हैं एट अ सर्टेन लेवल, जो बात सही है कि भाई मैं ऐसे कॉलेजेस से हूं जिसका मैं इंटर्नशिप में किसी को ईमेल भी भेजता हूं तो वो पलट के भी नहीं देखता। ठीक है ना। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी, अगेन बात यह है कि नेशनल लॉ स्कूल वालों को यह है कि भाई ये कह देना कि मैं नेशनल लॉ स्कूल से हूँ, एक सर्टेन प्रेफरेंस मिल जाता है। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने मेहनत करी हो, आपने पेपर्स लिखे हों, आपने मूट कोर्ट्स करी हों, आपने कोई अच्छी जगह इंटर्नशिप्स, देखिए होता क्या है ना, हर आदमी को दरवाजे में पैर रखने की जरूरत पड़ती है कभी ना कभी। और वो दरवाजा खोलता कौन है? कभी आपके माँ बाप, कभी आपके सीनियर, कभी आपका दोस्त, कभी आपका जानकार, कभी किस्मत। अब वो जब पैर रखने की जगह मिल जाती है, उसके बाद आप अपनी मेहनत से कहाँ तक पहुंचते हो वो आपके हाथ में है। जी, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में हैं जिसका नाम आज की डेट में उतना बड़ा या उतना लोगों में नहीं फैला हुआ, तो आप किसी गलत कॉलेज में हैं। आप सही कॉलेज में हैं, पर बात सिर्फ ये है कि जो आदमी पहाड़ के बीच में से ऊपर चढ़ रहा है, आपको जमीन से नीचे तक ऊपर तक चढ़ना है। आपकी मेहनत दुगनी है। ठीक है ना। और जैसा मैंने कहा कि अगर टीचर्स, हम और टीचर्स को ये सोक्रेटिक मेथड या जिस मेथड में लॉ की पढ़ाई को एक क्रिटिकल तरीके से देखा जाता है, एक एक अच्छा समाज बनाने के लिए, जी, अगर वो विजन हम इन कॉलेजेस को पहुंचा पाए जो इस फैल गए हैं या अलग अलग शहरों में आ गए हैं, तो आई थिंक जो वो कमर्शियल वाला एस्पेक्ट है उसको हम मिटिगेट कर कर जो लीगल एजुकेशन को फॉर रनर बनाने का एस्पेक्ट है वो कर जी, सकते हैं। तो मेरा मेरा मत तो यही होगा जय। जी। नहीं, नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात रखी, लेकिन इसके लिए मैं समझता हूँ कि मेहनत की बहुत ज़रूरत है। और जैसा कि आपने बताया कि जो पूरा एक जो चेन ऑफ जो वो है टीचिंग, चाहे वो इंस्टीट्यूशन से टीचर्स को और टीचर से स्टूडेंट को पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कहीं ना कहीं आई थिंक एक रोबस्ट मैकेनिज्म ऑफ फैकल्टी लर्निंग, जो बेनिफिट, ताकि एंड यूजर जो उसका स्टूडेंट होता है उस तक पहुंचे। क्योंकि जो ये मेरा मानना है कि जो बच्चे बेचारे जा रहे हैं, देखिए उनकी गलती नहीं, क्योंकि उनके माँ बाप अपनी मेहनत पसीने की कमाई देते हैं ट्यूशन फीस के बतौर पे कॉलेज में जो बच्चे ठहरे हैं उनके लिए। तो बहुत बहुत पैसा खर्च हो जाता है इसमें। और आजकल की मैं देख रहा हूँ जो प्राइवेट एजुकेशन बड़ी महंगी हो गई है, और उसके बाद किसी बच्चे को अगर नौकरी ना मिले, काम ना मिले, खासकर अगर आप एजुकेशन लोन लेके आए, तो बड़ी परेशानी की बात हो जाती है। इस पर आपने काफी हद तक रोशनी डाली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी दर्शक इसको देखें, अगर इसमें फैकल्टी हो या स्टेक होल्डर्स हो हमारी इंडस्ट्री के, तो प्लीज इसको तवज्जो दें, सोचें कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। परहैप्स नेशनल कॉन्क्लेव बैठाएं, चिंतन करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, और कोई ना कोई इसमें सोल्यूशन जरूर निकालें। इसका नजर मैं वापस आ रहा हूँ आपके 5 ईयर वाली लॉ स्कूल जर्नी पे। आपने इतनी सारी बातें बताई, किस किस तरह के आपके एक्टिविटीज हो रही थी, स्ट्रॉबेरी फील्ड्स की आपने बात की, मूव कोर्ट्स की आपने बात की, बहुत सारी चीजें बात की। उसमें से आपका मैं नजरिया और जानना चाह रहा हूँ कि जब आप वहाँ थे 5 साल, तो कितनी को करिकुलर एक्टिविटीज में आपने हिस्सा लिया, पार्ट लिया, और कितनी वो कामयाब साबित हुई आपके लिए, वन एज अ प्रोफेशनल जो आज आप प्रैक्टिस करते हैं, और दूसरा वन टू गेट यू द एडमिशन इन अ मास्टर्स कोर्स। देखिए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने मूटिंग ट्राई करी और मेरी मूटिंग समझ में नहीं आई जब मैं वहां था। और उसके बाद मैंने कभी ट्राई नहीं करी। दोनों माँ बाप लिटिगेटिंग लॉयर थे। असली कोर्ट में क्या होता है हमने मूट कोर्ट क्या देखना था, हमने जिंदगी में असली में देख रखा था। जी,
पर वही आई थिंक वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आज जबकि और ऐसा नहीं था कि मैंने कॉलेज में मूटिंग में और कुछ नहीं किया, मैंने तब भी जी, प्रॉब्लम्स बनाई, लोगों के मेमोरियल्स करेक्ट किए, प्रैक्टिस राउंड्स लिए, बस खुद कभी मूट नहीं किया। आज मैं समझता हूँ अगर तब किया होता, तो जो चीजें मैंने आज जाके प्रैक्टिस में दोबारा से मुझे सीखनी पड़ी, वो शायद मैं तब पहले ही सीख गया होता। क्योंकि बनती है, एक चीजों को प्रेजेंट करने का तरीका आता है, एक ये सोच कि हम स्टूडेंट नहीं है, वकील हैं, वो एक मूड कोर्ट में खड़े होके ही मिलती है। और वो सोच धीरे धीरे आपको एज अ पर्सन मैच्योर करती जाती है कि आप किसी और के हितों की लड़ाई लड़ रहे हो, अपनी नहीं। जी, ठीक है ना? और इस चीज को डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता। जैसा जी, आपने कहा, हम अपने अपने जो सोच का या चिंतन होता है या अपना नजरिया होता है चीजों पे, उसको किसी ना किसी तरह अपने मुकदमों के साथ मिक्स कर लेते हैं। जी, पर प्रोफेशनल वो होता है जो अपने नजरिए को अलग रख परे रख कर जी, जो क्लाइंट चाहता है उसका भला देखे। जी, और असली प्रोफेशनल वही है, ठीक है ना, जो अपने इमोशंस को, अपनी प्रेजुडिसेस को, अपनी बायसेस को, अपने पर्सपेक्टिव को अलग रख के सिर्फ मुकदमे पे मेहनत करे। तो अगर मैं ये सब तब मैंने किया होता, तो शायद जो चीजें मैंने बाद में सीखी वो मैं जल्दी सीख जाता। जी, पर मैंने क्या करा, मैंने बहुत स्पोर्ट्स खेले, बहुत सारे फेस्ट ऑर्गेनाइज करे, स्पॉन्सरशिप ढूंढी, कभी बसेस चलाई, लोगों को चढ़ाया उतारा, ट्रैवल, ये वो। उन सब से क्या हुआ कि मैं ये करते 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 एक तो लोगों के काफी करीब आ गया। जी, मैं अपने 5 साल ऊपर और 5 साल नीचे मैं ऑलमोस्ट सबको जानता हूँ। जी, ठीक है, और शायद इसी इसी वजह से मैं प्रेसिडेंट भी रहा कॉलेज का। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे एक बहुत, जो हम लॉयर की एक स्किल होती है, लोगों को कन्विंस करना, अथॉरिटीज के पास जाना, एप्लीकेशन देना, उनकी ना उनके दफ्तर के बाहर 2-2 घंटे बैठे रहना, वो सब मैंने कॉलेज में ही सीख लिया। कि कब जो है साहब, इस टीचर की इससे नहीं बनती, इसकी इस रजिस्ट्रार से नहीं बनती, कैसे आपको अपना, जो आपको परमिशन चाहिए अपना फेस्ट कराने के लिए, वो कैसे लेनी है। तो वो एक बहुत रियल लाइफ स्किल थी, ठीक है ना, जो आई थिंक अगर मैं ये सब नहीं करता तो मुझे नहीं मिलती। लोगों से जी, स्पॉन्सरशिप मांगना, आप जानते हैं, आसान नहीं होता, एकदम नहीं। जी, है ना, जी, कोई पैसे आसानी से तो नहीं देता। ना पर क्लाइंट ना कैसे स्पॉन्सर उनको कोई। जी, तो कैसे लोगों से कैसे उन्हें कन्विंस करना है कि आपके आइडिया में जान है, जी, आपकी उनका क्या फायदा होगा इससे, वो सब चीजें इन करिकुलर एक्टिविटीज से आई। मैं स्पोर्ट्स कमेटी का कन्वीनर रहा, तो स्पोर्ट्स कमेटी में रूल्स के वायलेशंस, आपकी क्या कब क्या ऑर्गेनाइज करना है, उसके गुड्स कहाँ से आएंगे, कौन मैनेज करेगा, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक मैनेजरियल कैपेसिटी सी बन गई, जो आई थिंक मुझे आज जब मैं अपना दफ्तर चलाता हूँ तो अपने जूनियर्स से, अपने कॉलीग से, अपने सीनियर से बात करने में काफी मदद करती है। जी, बिकॉज यू सडनली डेवलप व्हाट इज कॉल्ड अ पीपल स्किल, हाँ, है ना। तो वो उन सब चीजों से काफी मुझे वो रहा। मैं पढ़ाने का शौक मुझे कॉलेज में भी था, तो मैं जैसे जैसे ग्रेजुएट करता गया, हर साल तो मैं जूनियर बैचेस को पढ़ाता रहा। तो मैंने भले ही मूट ना किया हो, पर मैंने इन तरीके की को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत करी, जी, और मुझे बहुत मजा आता था इन सब करने में। मतलब मैं उनमें से एक हूँ जो पेड़ के नीचे भी पढ़ा सकता है, मुझे 2 बच्चे दे दो सुनने वाले, और और मुझे बस एक जगह खड़े होने की दे दो, मेरे लिए बहुत है। जी, तो मैंने कभी जो है अपने बैचमेट्स को क्रैश कोर्स, मैं पहले क्या करता सीपीसी में, मेरे बैचमेट्स को मैंने खुद पढ़ाया है सीपीसी एग्जाम पास कराने के लिए। ठीक है, तो अगर हम ट्रेडिशनल सेंस में देखें तो मुझे, मेरे एक सीनियर हैं निज़ाम पाशा, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, उन्होंने ये कहा था कि लॉ स्कूल इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और मैं फर्स्ट ईयर में था तब, किसको क्या समझ में आता है, हाँ जी ठीक है, कोई सीनियर है ज्ञान दे रहा है, ठीक है ना। पर उसकी अहमियत मुझे थर्ड ईयर से पता चली कि लॉ स्कूल इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जी, क्योंकि थर्ड ईयर में जब मैं माधव मेनन साहब के साथ जुड़ा, मैं और भी मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़ने लगा, तो मैंने सोचा यार ये मौका तो मुझे कोई और शायद लॉ स्कूल ना दे पाता। जी, इतना बड़ा मौका कि आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर अपने कॉलेज के लेजिस्लेशन ड्राफ्ट करें, और आप जी, लेजिस्लेटिव असेंबली में चीफ सेक्रेटरी के साथ, लॉ सेक्रेटरी के साथ बैठ के उस पर चर्चा करें। तो मतलब जब लोग मूट कर रहे थे तो मैं मिनिस्ट्रीज में काम कर रहा था। हम्म, तो अलग अलग
मतलब अनुभव रहे इस तरीके, जिसके लिए आई थिंक मैं जितना लॉ स्कूल का शुक्रगुजार हूँ, मैं कभी बयां भी नहीं कर सकता। जी जी, ये आपने बात बड़ी अच्छी रखी कि जितना भी हम आभार व्यक्त कर सकें अपने, चाहे वो हमारे टीचर हों, जैसे धनन साहब का आपने जिक्र किया, अपने आप में स्टालवर्ट है हमारे इंडस्ट्री के, और कितना उन्होंने देश के लिए किया, जिसके प्रोडक्ट आप भी हैं, हम भी हैं। 5 वर्षीय लॉ स्कूल धोनी का ब्रेन चाइल्ड उसको माना जाता है। और फिर आपने बताया कि जिस वक्त लोग मूट कोट कर रहे थे, आप बच्चों को पढ़ा रहे थे, आप बस चला रहे थे, आपने बताया फेस्ट वगैरह में भी, और वो सब, और हर तरह का आपने काम किया, जो कि आई थिंक इट्स अ कमेंडेबल टास्क, बिकॉज हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए प्रोफेशन में भी और घर में भी, कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम आपको कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है। और खासकर जो आपने बात बताई सॉफ्ट स्किल की और पीपल स्किल की, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जब आप काम करेंगे कोई ना कोई आपको एक नया नजरिया, एक नया उसका दृष्टिकोण जरूर मिलता है। और खासकर जैसे आप बता रहे थे कि आपने माधव मेनन साहब के साथ आप गए और सेक्रेटेरिएट में आप गए, और ब्यूरोक्रेसी के साथ आपने कंधे से कंधा मिलाया, लोगों को बता रहे थे, सीनियर जूनियर जो आपने बात की, आपसे 5 साल ऊपर 5 साल नीचे, इज अ कमेंडेबल टास्क। और जो भी बच्चे इसको सुन रहे हैं या जो भी हमारे नवयुवा इसको सुन रहे हैं, इस चीज को समझने की जरूरत है, इस चीज को आत्मसात करने की जरूरत है कि जो लॉ स्कूल है अपने आप में, आप समझ के चलिए एक छोटी सी दुनिया है, जो आपको बड़ी सी दुनिया की वो मास्टर की थमा देती है, कि अगर आप अपने आप को उसमें कौशल कर लें, किसी भी तरह का, आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आप डिबेट कर सकते हैं, आप यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, आप लॉ को ड्राफ्ट कर सकते हैं, आप पब्लिकेशन कर सकते हैं, मतलब अंत नहीं है पॉसिबिलिटीज का, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। पर आपको पता होना चाहिए कि आपका मन किस में लग रहा है। अजय साहब ने बताया स्पोर्ट्स में वो तीन थे, स्पोर्ट्स बचपन से खेलते आए, उन्होंने वही चीज लॉ स्कूल में भी आगे रखी, और जो उनका जो एक आध्यात्म की तरफ जो उनका रुझान रहा है, उसको भी उन्होंने बखूबी निभाया। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसी की वजह से आज भी वो उस चीज को कंटिन्यू कर पाते हैं। उस विषय पे भी हम आएंगे, लेकिन आपने इतनी सुंदर व्याख्या की अजय जी की, जो 5 साल आपने निकाले कितना कुछ सीखा। उसके बाद आते हैं अब नौकरी पेशे पे, जहां अब आपकी एक व्यावसायिक यात्रा, जिसको आप कहते हैं प्रोफेशनल जर्नी, वो आपने शुरू कर दी। और सबसे पहला आपका मेरे ख्याल से पड़ाव पड़ा उस वक्त जो अमरचंद मंगलदास कहलाई जाती थी, बिफोर द स्प्लिट, इफ आई मे से सो। तो अमरचंद मंगलदास का आपने दफ्तर ज्वाइन किया, और वहाँ पे आपने मेरे ख्याल से तकरीबन 1 साल काम किया। उस सफर के बारे में बताएं कि कैसे आपने सोचा कि पहले मुझे एक फर्म ज्वाइन करनी चाहिए, उस 1 साल में क्या क्या आपको सीखने को मिला, और वो निर्णय आपने कैसे लिया कि उसके बाद आपको जर्मनी जाके मास्टर्स करना करना चाहिए। मैं फिर उसी उसी शख्स का नाम लूंगा जिसने फर्स्ट ईयर में मुझे कहा था कि बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जी फिफ्थ ईयर में हुआ ये कि मैं फोर्थ ईयर के एंड में, जैसा मैंने आपको बताया, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कलोन में एक एक्सचेंज प्रोग्राम पे गया हुआ था। जी वहाँ पे आप चाहे जोश कहिए या पागलपन जो भी था, मैंने कहा मैं प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हूँगा। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता था, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि कोई इतना पागल होगा कि इन एब्सेंशिया खड़ा होगा। जी पर वकील तो 4 साल में हम, मतलब इतनी वकालत तो आई गई थी कि अगर अलाउड नहीं है तो प्रोहिबिटेड भी नहीं है। तो वही किया, और मेरे दोस्तों ने, मेरे बैचमेट्स ने बहुत सहायता करी मेरी, मैं जीत गया। जब मैं जीत गया तो मैं जल्दी वापस आ गया अपने एक्सचेंज प्रोग्राम से। उस समय पे निजाम पाशा एक सिक्योरिटाइजेशन का कोर्स सेमिनार कोर्स पढ़ाने आए थे हमारे फिफ्थ ईयर बैच को। और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ तुम्हें क्या करना है जिंदगी में, और मैंने कहा मुझे टैक्स की वकालत करनी है। जी अब आप सोचिए, 9th में मैं क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन देख रहा था, जी फोर्थ ईयर तक आते आते टैक्स की वकालत हो गई थी। जी उन्होंने कहा अच्छा टैक्स की वकालत क्यों करनी है? मैंने कहा क्योंकि देहरादून में मुझे लगता है उसका स्कोप बहुत है, कोई जी ऐसा नामी गिरामी वकील है नहीं। तो उन्होंने कहा अगर नामी गिरामी वकील है नहीं तो सीखोगे किससे? हम्म अब मैंने कहा यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम अमरचंद में अप्लाई कर दो, हम्म कहीं से तो सीखोगे, जी सीख के चले जाना। हम्म अब आप यकीन जाने, तब तक मेरी एक प्रॉपर सीवी भी नहीं थी। जी उस रात मैंने बैठ के पहली बार एक ढंग की सीवी बनाई जी और मैंने अप्लाई कर दिया। उन्होंने कहा देखो ये मत सोचना कि मैं कह रहा हूं तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, मैं तो तुम्हें सिर्फ एडवाइस दे रहा हूं। मैं अमरचंद जी के साथ भले ही काम करता हूं, पर मेरा तुम्हारे रिक्रूटमेंट में कोई लेना देना नहीं है। जी मैंने कहा ठीक है साहब, हम अप्लाई कर देते हैं, क्या होगा, अभी भी बिना नौकरी के, तभी भी बिना नौकरी के होंगे, हम्म, अभी भी देहरादून में जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करनी थी, तभी भी कर लेंगे। जी तो हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद जो है, जब शॉर्टलिस्ट आई तो हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, आरसीसी। जी आरसीसी का एक मेंबर था मेरा बैचमेट, उसका फोन आया, मैं साई में हॉकी खेल रहा था इंडियन विमेन्स नेशनल टीम के साथ। जी और मैंने कॉल उठाया और उसने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हें शॉर्टलिस्ट कर लिया है। हम्म, मैंने कहा थैंक यू। और उसका दूसरा सवाल था हाउ।
क्योंकि मैं आरसीसी का पार्ट था नहीं। जी, तो जी। तो मेरी सीवी अमरचंद पहुंची कैसे, हुँ, और उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट क्यों किया। हुँ, खैर उसके बाद तो जो प्रक्रिया रही, हमें ग्रुप डिस्कशन हुआ, एक एक पहले एक 45 मिनट 50 मिनट का इंटरव्यू हुआ, फिर एक 45 मिनट का इंटरव्यू हुआ। और इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे ये पूछा कि तुम्हें कॉर्पोरेट लॉ तो आता नहीं, तुम तो लिटिगेशन के आदमी हो, तो तुम्हें जी। हम कॉर्पोरेट जॉब क्यों दें? हुँ, मैंने कहा क्योंकि मैं सीख सकता हूँ। हुँ, अगर पहले से सीखा होता तो मैं प्रैक्टिस कर रहा होता, आपके पास क्यों जी। आता? पसंद आई। तो जो पार्टनर थे उस टाइम पे, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डाल देते हैं जी। कि 1 साल है तुम्हारे पास, अभी तो 4th ईयर में हो, हुँ, 1 साल है, दोबारा इंटरव्यू लेंगे 5 साल के बाद, कॉर्पोरेट लॉ में जो भी मन में आएगा पूछेंगे, जवाब दोगे तो नौकरी दे देंगे, नहीं तो वापस चले जाना देहरादून। हुँ, ठीक है साहब, ऐसा कर लीजिए। मैंने कहा तुम पागल हो क्या? मैंने कहा इसमें पागलपन की क्या बात है? हुँ, कि मतलब यू डू यू रियलाइज कि तुम काहे के लिए साइन अप कर रहे हो, कितनी मेहनत हुँ, लगेगी इसमें। हुँ, तो मैंने ना, जैसे वो पिक्चरों में डायलॉग देते हैं, बिना सोचे समझे कह दिया कि ऐसा है, अगर मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं होगा तो आप मेरे ऊपर यकीन कैसे करेंगे? हुँ, ट्रू। तो ऐसे ऐसे नौकरी मिली। जी, और फिर जनरल कॉर्पोरेट में प्रैक्टिस करी, तो ये था, जो आर्टिकल आते थे, उमाकांत सर का मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, जो भी वो कभी लिखते हैं उसे जरूर पढ़ता हूँ। जी, मैंने नौकरी ज्वाइन ही करी थी, दूसरे दिन उनका एक आर्टिकल आया, मैंने पढ़ लिया कि जी, भाई कॉर्पोरेट लॉ तो सीखना था, वादा किया था। अगले दिन मेरे पार्टनर ने मेल भेजी पूरी टीम को कि ये आर्टिकल पढ़ लेना, तो मैंने उसका रिप्लाई करा, ऑलरेडी डिड। हुँ, तो आप वहां से पार्टनर इंप्रेस हो गए हुँ, कि साहब चलो, ये लड़का ऐसा तो है जो मेहनत कर रहा है, जिसने पहले ही पढ़ लिया जो मैं भेज रहा हूँ। हुँ, मैं अपनी पूरी टीम का, जो अमरचंद में थी, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, मैंने बहुत डांट भी खाई। पर आज अगर मैं इस प्रोफेशन को उस लेवल तक समझा हूं, एक एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समझा हूं, तो वो इसीलिए क्योंकि मैं अमरचंद में कभी काम कर पाया। जी, कैसे लोगों को मेल लिखते हैं, कैसे फोन कॉल होती है, कॉन्फ्रेंस कॉल क्या होती है, बिलेबल आवर्स क्या होते हैं, ये देहरादून के वकीलों को तो नहीं पता था, ना मेरे जी, मदर फादर को पता था। जी, ठीक है ना? तो मेमोरेंडम क्या होता है, ओपिनियन क्या होती है, ड्राफ्ट अग्रीमेंट क्या होता है, ये सब मैंने वहां से सीखा, और मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत सिखाया, बहुत सिखाया। और मेरे पार्टनर जो थे वो मुझे मटेरियल देते थे कि ले तुझे पढ़ने का शौक है, ले पढ़ ले। तो मैंने शेयर होल्डर अग्रीमेंट पे कमेंट्रियां पढ़ी। तो वहां से आप ये समझिए कि ऐसा लगा कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता। ये अभी मैंने सोचा कि मैंने आर्टिकल पढ़ लिया, रामैया पढ़ ली, तो मुझे कॉर्पोरेट लॉ आ गया, ये तो कुछ भी नहीं है। जी, इसीलिए फिर एलएलएम या एमबीए का ख्याल आया। तो मैंने वहीं से एप्लीकेशन, जब मैं अमरचंद में था, तो अपने मास्टर्स के लिए भरी। जी, और वो कहानी फिर एक अलग है जी, कि वहां तक कैसे पहुंचा। जी, जी। तो उस कहानी पे आ जाते हैं, क्योंकि अब वो कहानी मुझे जाननी है और आपकी कहानी दर्शकों तक भी पहुँचानी है, तो उस कहानी को बताइए और ये बताइए फिर वो जर्मनी का सफ़र भी आपका कैसा रहा? तो जर्मनी के सफर में ये था, जैसा मैंने आपको कहा कि मुझे करना तो एमबीए था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके ये तो समझ में आ गया कि साहब बिजनेस कैसे होता है, ये जब तक नहीं समझोगे तो बिजनेस के वकील नहीं बन सकते। जी, कमर्शियल लॉयर अगर बनना है, और अच्छा कमर्शियल लॉयर या ट्रांजैक्शनल लॉयर बनना है, तो एक एक जयंत, अगर आप परमिशन दें तो मैं, एक मैसेज है जो आजकल के बच्चों को ये देना चाहता हूँ ज़रूर। कि जब भी अप्लाई करो या किसी से बातचीत करें, या यू नो ये वर्ड कॉर्पोरेट लॉयर ना यूज करें। कि कॉर्पोरेट लॉयर वो होता है जिसने कंपनी लॉ पढ़ा हो, और वो बार काउंसिल के सिलेबस में मैंडेटेड है। तो आज के डेट में हर शख्स इस देश में कॉर्पोरेट लॉयर है। हुँ, इसने बाय डिफ़ॉल्ट पढ़ा जो होगा। फर्क हम बत... जो फर्क हम बताना चाहते हैं, वो एक लिटिगेशन और ट्रांजैक्शनल लॉयर का होता है। जी, तो अब जो ट्रांजैक्शनल लॉ में घुस गए, जिस आदमी ने लिटिगेशन करना था, क्रिमिनल लॉ करना था, कॉलेज में आप समझ आप मैं जो हूँ, जब लोग रतन लाल धीरज लाल पढ़ते थे आईपीसी में, मैंने सारे जजमेंट्स क्रिमिनल लॉ के ओरिजिनल पढ़े थे, हुँ, क्योंकि मुझे क्रिमिनल लॉयर बनना था। जी, अब आप देखिए, गॉड प्रपोजेस मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। कहाँ क्रिमिनल लॉ, कहाँ टैक्स की वकालत, कहाँ ट्रांजैक्शनल लॉ, कहाँ जी, से कहाँ आ गए। ठीक है। और तो उसमें मेहनत करने के लिए फिर मैंने ये सोचा कि अब एमबीए तो करना ही पड़ेगा, वरना बिजनेस नहीं समझ में आएगा, और बिजनेस नहीं समझ में आएगा तो वकालत अच्छी तो चलेगी नहीं। जी, ये एक कोर्स था जहां मुझे दोनों मिल सकते थे, प्लस जर्मनी से मैं वाकिफ था पहले से। जी, दूसरा, मेरी एक सोच थी कि हर कोई
यूके और अमेरिका के बारे में सोचता है, जी। हिंदुस्तान की ट्रेड रिलेशंस तो यूरोप से भी है, तो सिविल लॉ में नॉलेज क्यों ना बढ़ाई जाए। हम्म, तो एक ये अहम मेरा आप ये कहिए उद्देश्य था कि मैं जाके एक सिविल लॉ सिस्टम में समझूं कि कानून कैसे फर्क है, जी। क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैंने पहले सीख लिया था जब मैं एक्सचेंज पे था, पर उसके बारे में और सीखना, वहां रहना, तो एक अलग नजरिया देखने को मिलेगा। तो वहां से मैंने एलएलएम किया। उस बीच में था मेरे गैप था, जब मैंने अमरचंद छोड़ा और मेरे पार्क ऑपरेशन में एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन कर लिया था। जी। वहां मैंने सीखा कि सरकारी फाइलें कैसे चलती हैं, नोट शीट कैसे बनती है। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, मुझे एक चिट्ठी मिली, उसमें लिखा था इनका कनेक्शन निर्गत कर दिया गया है। अब आप सोचिए, हिंदी तो मतलब 5 साल तो बैंगलोर में पढ़ी नहीं लिखित, जी। जी। इतना ध्यान नहीं था कि 10th में हिंदी पढ़ने के बाद तो पढ़ी नहीं थी। जी। अब मेरी ये ना समझ में आए कि निर्गित का मतलब जोड़ना होता है या काटना होता है। जी। तो जो वहां पे चपरासी थे हमारे बॉस के, जी। उनको मैंने बुलाया, उन्हें चाय पिलाने ले गया और उन्हें चिट्ठी दिखाई और पूछा, यार ये बता दो निर्गित का मतलब क्या होता जी। है। वहां से वहां से हिंदी अपनी जो जो लीगल हिंदी जिसे कहते हैं जी। उसे सुधारा। हम्म, और तब फिर पता चला कि फाइलें कैसी चलती हैं, सरकारी मीटिंग कैसे होती हैं। उसके बाद जब मैंने मास्टर्स में जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, जी। तो फिर मास्टर्स के बाद जब लौटे तो अब पारिवारिक जीवन भी शुरू करना था, वकालत भी इस्टेब्लिश करनी थी, तो वापस देहरादून आ गए। क्योंकि अब तो ये था कि हाँ, कमर्शियल लॉ में इतना तो आता है कि करना क्या है। जी। जी। तो ये यही थी कहानी। हाँ, तो लेकिन इस कहानी में आपने दो चीजें बड़ी अच्छी बताई कि क्या उद्देश्य रहा जब आप अमरचंद से आप, और जो आपका पहले भी प्रोग्राम एक्सचेंज प्रोग्राम रहा है कि उसने आपको इंस्पायर किया जर्मनी जाने के लिए, और इंडिया के सिविल रिलेशन भी थे। एक मुद्दा जो बार बार बच्चे हमसे पूछ लेते हैं, कई बार जो युवा दर्शक भी हैं, वो कहते हैं कि सर जो बाहर का मास्टर्स है क्या वो करना जरूरी है? पहली बात तो ये। दूसरा, जब आप वहाँ थे तो आपने वहाँ के पढ़ाने के मैकेनिज्म में और जो आपने नेशनल स्कूल में पढ़ाई की उसके पढ़ाने के मैकेनिज्म में कुछ फर्क पाया? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि इंडिया की जो पढ़ाई है और जो बाहर विदेशी पढ़ाई होती है उसमें कुछ लोग फर्क पाते हैं, पर चूंकि आप नेशनल स्कूल से वहाँ की पढ़ाई अपने आप में बहुत अच्छी मानी जाती है। उसके एवज में क्या आपने बहुत फर्क पाया जब आप जर्मनी में मास्टर्स करने गए? दो बातें हैं कि एक तो एलएलएम करना जरूरी है या नहीं, ये सवाल का जवाब आपको इस जिंदगी में कोई नहीं दे सकता सिवाय आपके खुद। और बच्चों को ये सवाल पूछना अब बंद कर देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जी। देखिए, दो बातें हैं। अगर मैंने एलएलएम किया है हम्म, तो मैं आपको ये कभी नहीं कहूंगा कि मत करो, हम्म, क्योंकि वो ऐसा दिखाएगा कि मैं बेवकूफ हूं। अगर नहीं करना चाहिए था तो मैंने क्यों किया? जी। ठीक है ना, कि आपने 50-60 लाख रुपए यूं ही फूक दिए। जी। कोई भी अपने मतलब अगर अनलेस वो आपसे बहुत ही निजी और करीब आदमी हो आपका, जो आपसे बिल्कुल सिंसियर एडवाइस दे रहा हो, कोई जी। आपको ये बात कभी नहीं कहेगा। हम्म। करना या ना करना, एलएलएम जी। एक पर्सनल ग्रोथ का विषय है। अगर आप, मुझे ये लगा कि मुझे और बिजनेस सीखना है, मुझे और ट्रांजैक्शनल लॉ को समझना है, मैंने जी। एलएलएम सिर्फ इसलिए किया। मुझे सिविल लॉ पढ़ना था, मुझे उसको समझना था। जी। मैंने इस एलएलएम इस उद्देश्य से नहीं किया कि मैं वापस आऊंगा तो ज्यादा कमाऊंगा। जी। और तब तक मेरे मेरे मतलब आप जहन में कहीं ये बात नहीं थी कि मुझे एक एकेडमिक करियर चाहिए या मुझे पढ़ाने में कोई इससे हेल्प मिलेगी। इतना मैंने कभी नहीं सोचा। आजकल के बच्चे जी। बहुत ज्यादा सोचते हैं। हम्म। ठीक है ना, आजकल में देर इज दिस प्रीमियम जो सर्टेनिटी पे लगा दिया गया है कि जैसे अगर तुम पैदा होते ये नहीं बताया कि करियर क्या होगा तो शायद तुम्हारा होना ही गलत है। जी। ठीक है ना, तो आप, मैंने आपको अपना पूरा इतिहास बताया कि मैं क्या सोचता था, क्या वकील बनना चाहता था, क्या बना और क्या हूं। जी। उसमें मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जो मैं आज हूं वो मैं कभी बनूंगा। जी। ठीक है ना, तो एलएलएम करने का सिर्फ और सिर्फ दो उद्देश्य होने चाहिए। एक, आप किसी सब्जेक्ट में और विद्या पाना चाहते हैं, और दूसरा, एज एन इंडिविजुअल आप एक दूसरी सोसाइटी में रह के, कल्चर में रह के, उनके रहन सहन के तरीके से, उनके जीवन जीने के तरीके से क्या सीख लेते हैं। अब मेरी क्लास में आई थिंक 35 अलग कंट्रीज की नेशनैलिटीज थी। जी। वो एक अलग किस्म की लर्निंग है। ठीक है ना, हिंदुस्तानियों के लिए वो इतनी
अहम है, क्योंकि हमारे सोच का तरीका, जैसा कि आपने कहा, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड तरीके से कराता है। जी तो वहां जाके मैंने ये देखा कि एक तो वहां पे पढ़ाने की सोच इतनी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, पर वो सोच और नेशनल लॉ स्कूल की सोच काफी हद तक सिमिलर थी। वहां भी हमें केस स्टडी दी जाती थी, ओपन बुक एग्जाम दिए जाते थे। जी यहाँ भी नेशनल लॉ स्कूल में भी हम यही करते थे। वहां भी हमें क्रिटिकल एनालिसिस पे एम्फोसिस दिया जाता था, नेशनल लॉ स्कूल में भी हमें क्रिटिकल। फर्क एक चीज मैं ये कहूंगा कि नेशनल लॉ स्कूल की पढ़ाई में हमने ज्यादा प्रेशर झेला है, जी विदेश में कम झेला है। जी, हिंदुस्तानी वो शिक्षा पद्धति का एक बाय प्रोडक्ट है कि प्रेशर तो होगा ही होगा। जी तो जहां वहां पे जो विदेशी लोग थे वो पसीने से तर हो जाते थे कि यार ये कैसे होगा, वहां पे हम वही काम 2 घंटे में, मतलब मैं और जो जी एक आध और मेरे कॉलीग्स थे जो इस तरीके के करिकुलम से पढ़े हुए थे, जी तो हम लोगों को वो प्रेशर नहीं फील होता था। तो एक एक खूबी ये भी है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदुस्तान से पढ़े हो तो आप हमेशा कम हो। जी ये जो सोच है कि शायद विदेश की एजुकेशन ही सबसे अच्छी है और हम खराब हैं, ऐसा नहीं है। हर किसी चीज में कुछ अच्छा है और कुछ खराब है। हम्म, हमारे में जो जो मुझे समस्या लगती है वो ये लगती है कि हम किताबों के लकीर के फकीर बने रहते हैं, हम उससे जी बाहर नहीं आते। वो लोग किताबों को एक सप्लीमेंट्री मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं और पढ़ाते आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल या केस स्टडीज से। जी तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है हम लोग की अप्रोचेस में। जैसे मैं और उस अप्रोच को मैंने अपने, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ उसको मैंने इम्बाइब किया है। तो मैं जब कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग पढ़ाता हूँ तो मैं यही करता हूँ कि मैं पहले कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हूँ और उसके बाद पूछता हूँ बताओ ऑफर और एक्सेप्टेंस कहाँ है। हम्म, हम लोग उल्टा पढ़ते हैं, हम पहले ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ते हैं तब हम कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। हम्म, तो ये एक नजरिया मैं कहूंगा जो जो वहां से मिला, जो जिसका फीडबैक मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर इस अप्रोच से हमें ज्यादा सीखने को मिला, जी क्योंकि मुझे अपने मास्टर्स में उस अप्रोच से ज्यादा सीखने को मिला था। जी तो ये एक फर्क मैं कहूंगा कि है। इतनी बढ़िया बात आपने इतनी सरलता से रखी कि जो एक दृष्टिकोण, जो एक नजरिया है कि समझाएं, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बेहतर क्या सोच हो सकती है समझाने की। क्योंकि आमतौर पे मान लीजिए कोई भी इंसान जब फिल्म देखता है या ओटीटी या कुछ भी देखता है तो उसमें समझ इसलिए आती है कि उसको समझाने का एक तरीका होता है, एक नजरिया होता है। और जहाँ पे रोट लर्निंग होगी या रट्टा लर्निंग जिसको हम कहते हैं बोलचाल की भाषा में, उसमें बच्चों का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट गोल हो जाता है। तो ये तो आपने बड़ी अच्छी बात है कि जर्मनी में आपने इतना बड़ी एक्सपीरियंस देखा और काफी सिमिलैरिटीज आपने बताई आपकी लॉ स्कूल एजुकेशन और एक फॉरेन जो आपने एजुकेशन वहाँ पे ली। उसके बाद आप हिंदुस्तान वापस आ गए। आपने बताया कि उसके बाद आपकी शादी भी हो गई और फिर आपने देहरादून में आके आपने डिसाइड किया कि अपनी प्रैक्टिस को जमाया जाए। तो यहाँ से मेरा सवाल आप पे आता है कि इस जर्नी को थोड़ा सा साझा करें हमारे दर्शकों के लिए कि कितना आसान है कितना कठिन है। क्योंकि आपने बताया कि आपके फादर मदर दोनों ही पहले से वकील थे, देहरादून में उनकी अच्छी प्रैक्टिस है। तो कितना चैलेंजिंग रहा ये, क्योंकि जब होता ही है कि कहते हैं ना कि एक बड़े पेड़ के नीचे एक छोटा पेड़ नहीं पनप सकता, ऐसी कहावत कही जाती है। और खासकर फैमिली रन प्रैक्टिस में तो कहूंगा ज्यादा ये होता है, क्योंकि आपको अपना एक अस्तित्व बना के रखना है, आपको अपनी एक आइडेंटिटी मेंटेन करनी है, आप कुछ अलग करना चाह रहे हैं पर उसी शहर में आके। तो कितना कठिन या कितना आसान रहे सफर आपके लिए, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। आपने बहुत सही बात कही जयंत। और मैं ये कहूंगा, देखिए अभिषेक बच्चन, आज तक अभिषेक बच्चन सिर्फ इसीलिए है क्योंकि लोग समझते हैं कि वो अमिताभ बच्चन नहीं है, और वो कंपैरिजन हमेशा रहता है जी कि साहब आपके फादर तो ऐसे थे, आपकी मदर तो ऐसी हैं, आप ऐसे हैं, आप कितना भी उसको हटा लें। जी अब हम कई बार उसको नेपोटिज्म का टैग दे देते हैं, पर आज कई बार उसको नेपोटिज्म से हटा के ये कह देते हैं कि साहब इनको तो पका पकाया मिला था। पर उसमें दोनों पहलू होते हैं, क्योंकि पहले दिन से जो जजेस हैं, जो क्लर्क्स हैं, जो कॉलीग्स हैं, वो आपको उस पेडेस्टल पे देखते हैं जहां वो आपके माँ बाप को देखते आए हैं। तो एक आपको अनफेयर आपकी कंपैरिजन है। गलती, जी हाँ, आपकी गलतियों को माफी नहीं मिलती। आपको छूटते ये मिलता है, अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना नहीं सिखाया। हम्म, एक 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 उसका ये भी पहलू है। जी दूसरा ये है कि जब मैंने अमरचंद छोड़ी, और बहुत सारे लोग हैं, देखिए हर किसी के चाहने वाले होते हैं, कुछ अच्छे कुछ खराब। किसी ने मुझे ये कह दिया था कि तुम तो अपने बाप का खाने जा रहे हो। हम्म, और वो बात दिल को जो है ना, मतलब आप ये कहिए कि वो एक घाव था जो बैठ गया मन में कहीं, जी कि यार मैंने अपने दम पे नेशनल लॉ स्कूल क्लियर किया, अपने दम पे मैंने मास्टर्स किया, अपने दम पे मैंने अमरचंद में नौकरी ली। आज भी अगर लोगों को ये लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स का खाने जा रहा हूँ, तो मैं वो करके दिखाऊंगा जो मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं किया। जी
वहां से कहानी शुरू हुई ट्रांजैक्शनल लॉ और आर्बिट्रेशन और उन फील्ड्स की जिनसे मेरे मदर एंड फादर का कोई ताल्लुक नहीं था। और ऑब्वियसली आप जानते हैं जब उनका कोई ताल्लुक उस फील्ड से नहीं था, तो जो आपने कहा एक अपना अस्तित्व बनाने वाली बात, वो अस्तित्व बनाने में बहुत कठिनाइयां आई। जो मतलब आप ये समझिए ना कि एक छोटे शहर में एक जूनियर वकील पे कौन ही यकीन करेगा, चाहे आप कहीं से पढ़ के आए हो। आप नेशनल लॉ स्कूल की डिग्री दिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली हमारे प्रोफेशन में सफेद बाल की कीमत बहुत है। बहुत ज्यादा जी। ठीक है ना? तो वो एक स्ट्रगल रही। भाई मैं भी काबिल हूँ, बाल मेरे सफेद नहीं है पर मैं भी काबिल हूँ। और उस एरिया में जहाँ माँ बाप का कोई लेना ही देना ही नहीं था, तो कई बार जजेस से भिड़े, कई बार कॉलीग से भिड़े, कई बार क्लाइंट लोग फाइल वापस ले गए कि हम किसी सीनियर से कराएंगे, तुम्हें नहीं पता, तुम अभी बच्चे हो। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे जिस काम के लिए आज बाय गॉड्स ग्रेस आप अच्छी फीस ले सकते हैं। वो काम फ्री में भी किए, 2000 रुपये में भी किए, 500 रुपये में भी किए। तो पेरेंट्स के होने से ये फर्क रहा कि जब, जैसे जिसको कहा जाता है कचहरी की राजनीति, जी जब लोग आपको काटना चाहते हैं, आपको उस उसमें मेरे मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा ये समझाया कि भाई इससे कैसे डील करना है, पेशकार से कैसे बात करनी है। वो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था, जी पर प्रैक्टिस में उसका बेनिफिट मैंने कभी लेने की कोशिश नहीं करी। मैंने मैंने अपने लिए अपनी एक लाइक यू से नीश, अपना अस्तित्व बनाने के लिए काफी साल लगाए। लॉ फर्म्स ने मुझे कॉल करा कि साहब तुम ये काम करते हो, मैंने किसी काम को ना नहीं कहा। जी मैंने हाँ कहा और फिर कहा आप सीख लेंगे, क्योंकि छोटे शहर में आपका कोई अस्तित्व नहीं है और आप ना कहने लगे तो तालाब तो आपने वैसे ही बहुत छोटा कर दिया। तो ये एक्सपीरियंस रहा। आई डोंट नो हाउ एलैबोरेट दैट कैन बी। नहीं, ये तो आपने एकदम दिल से, कहते हैं ना, दिल से सीधी बात की आपने कि क्या चीज हमारे दिल में घर कर जाती है, घाव दे देती है हमें। और कई बार हमारी खुद की मेहनत मरहम का काम करती है। और मैं समझता हूँ, अपने दर्शकों तक भी मैं ये बात रखना चाहूंगा कि अजहर साहब ने जो अपनी फर्म खोली है रब एंड रब एसोसिएट करके, उसको उसका नेतृत्व करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आज की हमारी जो दुनिया है, सबसे पहले मेरे ख्याल से मेरा परिचय आपसे लिंक्डइन के थ्रू हुआ होगा, जहाँ मैंने देखा आप इतने एक्टिव से अभी भी हैं और करते हैं। तो वो अपनी मेहनत है आदमी की, उसमें किसी का हस्तक्षेप या किसी का पुश एंड पुल नहीं चलता। क्योंकि सोशल मीडिया की जो मैं कुछ अच्छी बातें समझता हूँ और आपसे भी साझा करना चाहूंगा इस चीज को, वो ये है कि उसमें इंडिविजुअल मेरिटोक्रेसी बहुत ज्यादा है। मतलब आई थिंक टेक्नोलॉजी ने एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर दी जो शायद पहले नहीं थी। तो और मेरे भी कई मित्र हैं जो कि पेडिग्रीड में जिनको वकील कहता हूँ, या कहते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी वाले जो वकील हैं, पर वो भी अपनी मेहनत खुद करनी पड़ती है हर इंसान को। और चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, लोगों के लिए कहना ये बड़ा आसान हो जाता है कि देखो फलाने फलाने का ये बच्चा है तो इसके लिए आसान है, ऐसा नहीं होता। हो सकता है आपको छत मिल जाए, आपको एक लाइब्रेरी मिल जाए, आपको एक दफ्तर मिल जाए, लेकिन अगर आपकी अपनी खुद की मेहनत नहीं होगी, खासकर वकालत में मैं समझता हूँ, जहाँ पे एक हमारा बुद्धिजीवी वाला पेशा है, जब तक आप फाइल पढ़ के समझेंगे नहीं, उसका आप मूल्यांकन नहीं कर सकते, उसकी एनालिसिस नहीं कर सकते, उसको डाइसेक्ट नहीं कर सकते, और तथ्यों को जज के सामने या क्लाइंट के सामने, किसी ऑपोजिशन काउंसिल के सामने उसको रखकर उसकी बहस नहीं कर सकते, तो कुछ भी आप किसी भी पीढ़ी के वकील हो या आपके पीछे कितना भी क्वेश्चन पुल हो, कहीं ना कहीं वो चीज, क्योंकि हम सारी चीज ओपन कोर्ट में होती है, ओपन डोमेन में होती है हमारी। आप आर्टिकल लिखिएगा, कल छपेगा तो लोग पढ़ेंगे उसको, तो उसकी चर्चा होगी। अगर आप कोर्ट में गलत बहस करेंगे तो लोग हंसेंगे आप पे, और उसी टाइम लाइव स्ट्रीम होती है हंसने की, तो मतलब अगर वो प्रोजेक्ट ना भी हो तो उसी टाइम एकदम वो कहते हैं ना, उसी टाइम सेकंड दर सेकंड आपको फीडबैक मिलता रहेगा अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो इतना आसान नहीं होता। तो इसके बाद अजय, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने मल्टीपल वर्टिकल्स क्रिएट किए हैं अपने प्रैक्टिस में, और युवा दर्शकों के मैं दृष्टिकोण से सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये सवाल बार बार उभर के आते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि चैनल में हम ये सवाल रखें। एक, किस किस तरह के वर्टिकल आपने क्रिएट किए, उनमें से आपके खास वर्टिकल्स कौन से हैं जिनमें आपका काम करने में बहुत मजा आता है, और सबसे अहम सवाल कि प्रोफेशन में पैसा कैसे कमाना देखिए वर्टिकल का तो मुझे सही पूछो, सही बताऊं तो मुझे पता नहीं। चाहिए। जी और ये मजाक मैं अक्सर अपने जूनियर्स के साथ करता हूँ कि अगर तुम्हें मुझे कभी डिस्क्राइब करना हो कि मैं किस तरीके का वकील हूँ तो क्या कहोगे। और जवाब ये है कि मैं डीआरटी में भी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं रेरा में भी प्रैक्टिस करता हूँ। किताब मैंने रेरा पे लिखी है, पर दिल मेरा आर्बिट्रेशन में है, तो पीएचडी आर्बिट्रेशन में कर रहा हूँ। जी कमर्शियल कोर्ट में भी जाता हूँ, सिविल कोर्ट में भी अपीयरेंस जब कमर्शियल मैटर से रिलेटेड होती है वो करता हूँ। क्रिमिनल लॉ में नहीं करता,
जी। ट्रांजैक्शनल वर्क भी किया मैंने, बहुत सारे आपके, पहले मैं अमरचंद के साथ काम करता था, आज अमरचंद मुझे एंगेज करती है। हम्म, दिल्ली की लॉ फर्म्स, टीयर 1 टीयर 2 लॉ फर्म्स के साथ मैं काफ़ी ट्रांजैक्शनल वर्क करता हूँ, जिसको हम रेवेन्यू की वकालत कहते हैं, ज़मींदारी में लैंड कन्वर्जन, वो भी करता हूँ। जी। ट्रांजैक्ट पर लिमिटेड टू ट्रांजैक्शनल वर्क में, रेवेन्यू कोर्ट्स में अपीयर नहीं होता। और क्योंकि वो है ना, जो जैसे लकी अली का एक गाना है, दिल भी कहीं है पहाड़ों में, थोड़ा सा कहीं है किनारों में, उसी जी। तरह वकालत में भी उतना ही दिल है और पढ़ाने में भी उतना ही दिल है। तो इस बीच में एनयूजेएस में पढ़ा लेता हूँ, कभी एनएलएस में पढ़ा लेता हूँ, कभी नालसा में, कोई नहीं पूछा तो खुद ही ऑनलाइन पढ़ा लेता हूँ। तो ये पढ़ाने के लिए एक वर्टिकल जो मैं कहूँगा, अगर दो ब्रॉड वर्टिकल्स हैं, तो एक है कमर्शियल प्रैक्टिस जी। और एक एकेडमिक्स। और जो एक वर्टिकल जो एकेडमिक वर्क का पार्ट है, लिखना अबाउट आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मैंने कभी इस वजह से नहीं लिखा कि मैं दिस विल ऐड वैल्यू टू माय सीवी। जी। मैंने वो लिखा जो मैंने कोर्ट में देखा, और शायद इसीलिए कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे कोई नहीं लिख रहा है, पर मैं आज की डेट में स्पेसिफिक रिलीफ पे मैंने 3 आर्टिकल लिखे हैं। मुझे नहीं लगता 2018 के अमेंडमेंट के बाद नीलिमा भड़बड़ी के अलावा किसी ने भी उस पर लिखा है, हम्म, क्योंकि आज की डेट में मैंने ऐसे मुकदमे में बहस की है जिसमें ये सवाल उठे हैं और किसी के पास उनका जवाब नहीं है। जी। तो तो ये प्रक्रिया है जो मैं ऐसा करके फॉलो करता हूँ। तो ब्लॉग भी अगर आप देखेंगे तो मैं कोई ऐसा टॉपिक नहीं ढूंढता हूँ कि जिससे दुनिया इंप्रेस हो जाए, या इसके पे लिखा नहीं गया है इसलिए मुझे लिखना है। आज की डेट में मैं एक बात कहूंगा कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो एक रैट रेस जैसी हो चुकी है, जिसमें हर कोई बस दौड़ रहा है, जी। दुनिया इस पे लिख रही है तो मुझे भी लिखना है। आप आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, वो लिख के सवाल ये है। तो ये मेरा एक एक हमेशा एम रहा है ये करने का। और पैसे कमाने का जहां तक सवाल है जयंत, उस पे शायद मेरी युवा पीढ़ी और आपकी युवा पीढ़ी हम मुझसे नाराज हो जाए ये कहने पे कि पैसे अपने आप आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखिए, जो अब बात आपने कही कि क्लाइंट कोर्ट में देखता है, सब कुछ करता है, आप किसी और क्लाइंट के लिए रिलीफ दिलाते हैं, फिर वो क्लाइंट आपके पास आता है जी। और आप उसे एक ऐसा नजरिया देते हैं जो उसने पहले कभी नहीं सुना, या आप उसी नजरिए को एक ऐसे तरीके से पेश करते हैं जो उसने पहले कभी नहीं सुना, और वहां पे उसकी आपकी एक फेथ डेवलप होती है। हम भी तो अपने घरेलू डॉक्टर के पास इसीलिए जाते हैं ना, क्योंकि फेथ उसी पे है, डॉक्टर तो बहुत है, पर जी। उसकी लिखी हुई पैरासिटामोल अलग असर करती है। जी। ठीक है ना? तो उसी तरह अलग अलग हिम्मत देती क्लाइंट है। का जी। जो, हाँ, उसी उसी तरह आपके आपके क्लाइंट का आप पे एक फेथ होता है, जी। और उस फेथ के लिए आप पैसे लेते हैं, जी। और उस फेथ की कीमत नहीं होती। आप क्लाइंट को रिजल्ट दे रहे हैं, उसको सही एडवाइस दे रहे हैं, उसके काम में उसे उसके मुश्किलें आसान कर रहे हैं, वो आपको अपने आप पैसे देगा। जी। उसका एक दूसरा पहलू भी ये है कि कुछ क्लाइंट हैं जो फ्री में काम करा के फाइलें ले जाते हैं। जी, ऐसा बहुत होता है। जी। हर कोई आपकी तरह ईमानदार नहीं होता। जी। तो आप धीरे 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 वो सीख जाते हैं कि क्लाइंटों को परखना सीख जाते हैं, जी। और फिर आप उन क्लाइंटों से उसी तरह डील करने लगते हैं। तो जो क्लाइंट आपको समझ में आ जाता है, फाइल 4 वकील से पहले ही बात करके आया है, आप पहले फीस रखवाते हैं फिर काम करते हैं। जी। जो क्लाइंट आपको पता है कि साहब ऐसे रेफरेंस से आया है, या किसी लॉ फर्म से आया है, या कहीं आया है, उसके पैसे कहीं नहीं जाने वाले, वो बिना रेफरेंस के काम ही नहीं करता, वो किसी और के पास जाएगा ही नहीं। जी। तो आपके पैसे सूनर और लेटर आ जाएंगे। पर देखिए, पैसे आदमी, आप आज भी अगर किसी से 10 लाख रुपए मांगे तो वो आपको दे देगा, पर फिर अगर आप 10 लाख में उसका 50 लाख का काम तो करेंगे ना। जी। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि पैसे कैसे कमाए जाएं, सवाल ये होना चाहिए कि एक अच्छा प्रोफेशनल जो अपने क्लाइंट्स को रिलीफ दे, उनकी मुश्किलें आसान करे, वो कैसे बना जाए। मनी इज अ कॉन्सिक्वेंस, इट्स नेवर द ऑब्जेक्टिव। राइट। और वही वाली बात है कि आप जब एक बार मतलब आज की डेट में किसी भी कमोडिटी का प्राइस क्यों ऊपर नीचे जाता है, कि भाई वो इतना अच्छा है कि उसका दाम ज्यादा है, तो अपने आप जो है आपके पैसे बढ़ने लगते हैं। बाकी तो देखिए, वक्त से पहले
और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। जी। और वो पेशेंस रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर आज हम ये सोचें कि साहब हम सीनियर एडवोकेट जितने कमाने लगेंगे क्योंकि हम नेशनल लॉ स्कूल से पढ़ के आए हैं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई हो नहीं जी। सकता। जी। जी। नहीं, बड़ी जी, आपने अच्छी बात रखी, क्योंकि दो दो तरह की चीजें होती हैं। एक होती है गलतफहमी और एक होती है खुशफहमी। दोनों में जीना उतना ही खतरनाक होता है, तो ना जिए। क्योंकि गलतफहमी होती है जो इंसान को दूसरे के बारे में होती है, और खुशफहमी होती है जो अपने बारे में होती है। तो दोनों दोनों चीजों से परे रहें। अपना मूल्यांकन करना सीखें, अपने को एसेस करना सीखें, ये बहुत जरूरी है। और आपने जो एक फैमिली डॉक्टर की बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि जो हम वकील होते हैं, हम किसी ना किसी तरीके से एक फैमिली डॉक्टर ही की तरह हैं। क्योंकि जो हमारी गुडविल है, हमारा जो वर्ड ऑफ माउथ है, वो हमारे काम के नतीजों पर निर्भर करता है। और उसी से हमारे क्लाइंट्स को, हमारे वकीलों को, हमारे जो साथ में जो लोग जुड़ते हैं, उनको एक हौसला मिलता है। और जब मैं हौसले की बात करता हूँ, तो उस पर दो पंक्ति मैं भी कहना चाहूंगा कि हौसले किसी हकीम से कम नहीं होते, हर मुसीबत में ताकत की दवा देते हैं। तो जो इंसान आपसे मिलने आया है, जिसको जो बहुत कोफ्त में है, जो बहुत परेशानी में है, वो वकील के पास सिर्फ इसलिए आ रहा है कि उसको अपनी मुश्किल से निजात मिले। और अगर आप निजात नहीं दिला पा रहे, आप सिर्फ अगर पैसे के बारे में सोच रहे हैं, आप सिर्फ अपने फीस बनाने के बारे में सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं हाउ टू पुल अ फास्ट ऑन दैट पर्सन, आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू टेक एनीबॉडी टू फार। ये हमारे प्रोफेशन का एक थंब रूल है, एक नोबिलिटी है, जिसकी वजह से बोथ मेडिसिन एंड लॉ आर ट्रीटेड टू बी नोबल प्रोफेशंस। हैविंग सेड दैट, अजर, आपका काफी वक्त ले लिया, लेकिन मेरे दो तीन सवाल और हैं, वो मैं आप तक रखना चाहूंगा बिफोर वी कंक्लूड द सेशन। एक तो ये कि कई लोग होते हैं, जैसे मुझे जैसे जो लोग होते हैं, जो मास्टर बाय डिफॉल्ट कर तो लेते हैं, पर उसके बाद पीएचडी करने की हिम्मत नहीं रख पाते। पर आपने हिम्मत रखी, आप कर रहे हैं पीएचडी, और आप जर्मनी से अपने अल्मा माटर से ही वो यूनिवर्सिटी कर रहे हैं। तो उसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आई? क्योंकि इतना आसान नहीं होता, खासकर जब आपकी एक्टिव प्रैक्टिस हो, फैमिली हो, और साथ में आप पीएचडी करने का सपना देख रहे हो। तो एक, कितना चैलेंजिंग है ये पीएचडी का आपका टास्क? और दूसरा, जब आप बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, तो ज्यादा ट्रिकी क्या होता है, बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाना या कोर्ट के सामने आर्ग्यू करना? देखिए, पीएचडी एक जिद थी कि मुझे प्रोफेसर क्रोल के साथ ही करनी थी। अगर जी। उन्होंने ना कह दी होती तो मुझे ऐसा कोई शौक नहीं था कि मुझे पीएचडी करनी ही करनी है। जैसा आपने कहा ना, आदमी को अपनी एक असेसमेंट चाहिए होता है, एक प्रमाण चाहिए होता है कि हाँ यार, मैं इस काबिल हूँ या नहीं हूँ। जी। तो वो मेरी एक जिद थी, और उस जिद के पीछे मैंने आर्टिकल लिखे, आर्बिट्रेशन किए, ये किया, ये कहने के लिए कि जब अप्लाई करूं तो प्रोफेसर क्रोल ये ना कहें कि यार तूने आर्बिट्रेशन में किया क्या है, तू पीएचडी करेगा क्यों। जी। उन्होंने हाँ कह दी। अब जब उन्होंने हाँ कह दी, तो आप सोचिए, जिस शख्सियत के साथ आपने मतलब 2 साल तक ये सोचते रहे हो कि मैं अप्लाई करूं या ना करूं, वो हाँ कह दे, तो अब उससे पीछे तो हटा नहीं जा सकता। हम्म। और ये सफर मेरे मेरे हिसाब से मेरी जिंदगी में शायद कभी इतनी मेहनत नहीं करी जितनी मैंने अपनी पीएचडी में करी। मेरी बेटी थी, 1 साल की थी तब मेरा बेटा हुआ। मतलब मैंने अपने चेम्बर में बैठ के उसे गोद में बैठ के दूध तक पिलाया पीएचडी पे काम करते करते। जी। और जब वो पैदा हुआ तो मेरी वाइफ मैंने अपनी वाइफ और बच्चों को घर भेज दिया, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने कहा कि मुझे मार्च में पहला ड्राफ्ट देखना है। और तब तक कुछ ऐसा लिखा ही नहीं था। जी। अब इतने बड़े आदमी के साथ कर रहे हैं साहब, इज्जत का भी सवाल है। जी। और मैं अपने जूनियर्स को तहे दिल से उनका जितना थैंक यू कहूँ, उन्हें जितना उनका शुक्रगुजार हूँ, उतना मैं कह बयां भी नहीं कर सकता। वो मेरे साथ सुबह 8 बजे से रात के 11-12 बजे तक लगे रहते थे। तो मैंने आर्बिट्रेशन में, मेरी थीसिस इंटरम मेजर्स पे थी, तो मैंने 93 से लेकर 2018-19 तक जितने जजमेंट सेक्शन 9 और 17 पे आए थे, उन्हें पढ़ा। सोच सकते हैं कि वो आसान तो नहीं होगा। 750 केस थे जो पढ़ने थे, तो उन्हें पढ़ा, ये लिखा। मार्च तक उन्हें 270 पेज का एक ड्राफ्ट भेजा, जी। और ये फरवरी में करना शुरू किया। तो आप सोचिए, फरवरी और मार्च के बीच में 750 केस पढ़ना और उन्हें उन्हें देना। पर उससे एक बात समझ में आ गई कि हाँ, ये मुमकिन है, वकालत भी की जा सकती है और ये भी की जा सकती है। और मेरे प्रोफेसर साहब ने भी सिर्फ एक ही, जो उनकी शंका कहूंगा थी, वो यही थी कि तुम प्रैक्टिस के साथ ही करोगे कैसे। जी। तो आई थिंक बहुत मेरे जूनियर्स ने हेल्प करा कुछ केसेस में। ऑब्वियसली ये बेनिफिट मिला कि भाई मेरे पेरेंट्स अपीयर हो गए, या ऐसे वो उस तरह भी मैनेज करा। और आई थिंक पीएचडी करने का असली मकसद ये था कि मुझे आर्बिट्रेशन और सीखना था, क्योंकि मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट था। जी। तो वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो वो
क्योंकि सीखना था तो पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, तब समझ में आया कि कितना पढ़ चुके हैं। जी। तो यही कहानी रही पीएचडी की। अब आपका एक आखिरी सवाल था वो कि कोर्ट में ज्यादा आसान है क्लासरूम या में। जी। स्टूडेंट्स के सामने। जी। मैं कहूंगा कि शायद कोर्ट में थोड़ा आसान है, क्योंकि आजकल के बच्चों को ज्यादा पता है, वो जी। आपसे ज्यादा जानते हैं। मूट कोर्ट या इन तरीके से बड़े कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेके जो हमारे टाइम पे इतने नहीं होते थे, उनसे वो कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं। तो आप जिस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, उसमें वो ऑलरेडी एक पेपर लिख चुके होते हैं। कोर्ट्स में अगर कोई जज बहुत ज्यादा रेड हो, फाइल पढ़ के आए हो, तो वो मुश्किल हो सकता है। पर जितनी हमारी पेंडेंसी है, जितना हमारा लिटिगेशन है, आप और मैं जैन बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे जजेस मिलना थोड़ा मुश्किल ही होता है, स्पेशली इन 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 कोर्ट्स टुडे। तो वहां पे आप फिर भी मतलब अपनी एडवोकेसी स्किल यूज करके इधर उधर घुमा के काम निकाल लेते हैं। पर स्टूडेंट्स को अगर आपने सेटिस्फाई नहीं करा और आपने इधर उधर निकालने की कोशिश करी, तो एज अ टीचर आप अपनी रिस्पेक्ट खो चुके होते हैं। जी, जी, आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि मेरे को भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जब मैं बच्चों को पढ़ा पाता हूँ, चाहे वेबिनार हो, चाहे विजिटिंग, जब कोविड नहीं था तब जाके उनको पढ़ाना। और कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि तेज़ तर्रार दोनों ही होते हैं, बच्चे भी, जजेस भी बराबर। मैं किसी का मूल्यांकन कम ज़्यादा नहीं करूँगा यहाँ पे। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि पीएचडी के करते-करते कितनी चुनौतियाँ आपने फेस की, और उसके साथ ही किस तरह आपकी टीम और आपके पेरेंट्स और सभी आपका परिवार ने मिलके, कहते हैं ना कि अगर आपको सोच लें तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है, तो उसी उसी किस्म की चीज़ें होती हैं। एक पेनल्टीमेट सवाल आपसे और करना चाहता हूँ जाते-जाते, वो ये कि हम जी रहे हैं एक संक्रमण के दौर पे, बड़ा ही खतरनाक दौर है, अभी हमें नहीं पता थर्ड वेव आएगी या फोर्थ वेव आएगी, कुछ किसी का नहीं पता, योर गेस इज़ एज़ गुड एज़ माइन। कितना फ़र्क आपने पाया वर्चुअल हियरिंग, फिजिकल हियरिंग में, आपकी प्रैक्टिस में पिछले 1-2 सालों में? डू यू फाइंड योरसेल्फ अ लिटिल मोर प्रोडक्टिव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पैंडेमिक एंड गोइंग फॉरवर्ड? आपका अपना क्या मत है, क्या मानना है कि इज़ दिस हियर टू स्टे, या फिर क्योंकि आप देहरादून में प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, आप वहाँ की मार्केट समझते हैं उत्तराखंड की। मैं अगर दिल्ली एनसीआर में बैठा हूँ तो कई बार ऐसी शिकायतें सुनने को मिलती हैं वकीलों से भी हमारे कि भाई डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है, या वर्चुअल हियरिंग ढंग से नहीं हो पा रही है, और दिल्ली में भी हम इसका सामना कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपका इसमें क्या मत है कि आने वाले कुछ सालों में क्या हमारे कोर्ट एम्ब्रेस करेंगे डिजिटाइजेशन को, या हाइब्रिड मॉडल चलेगा, या वापस आर वी गोइंग टू गो बैक टू स्क्वायर वन? मेरा मेरा मानना ये है जयंत कि पूरा डिजिटाइजेशन सिर्फ कोर्ट्स का तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक पूरे देश का डिजिटाइजेशन नहीं हो जाता। जी। आज भी पहाड़ी इलाकों में इंटरनेट नहीं है, ब्रॉडबैंड नहीं है। एक डोंगल पे आप कितनी देर हियरिंग कर सकते हैं? दूसरी बात, आप एक एक पीढ़ी की सोच सोचिए। जो हमारे जजेस हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं, अब आप उन्हें बोलिए पीडीएफ है, सर्चेबल है, ओसीआर है, उन्हें नहीं पता। आप कितना ई फाइलिंग कर लेंगे, कितना जजेस ऑनलाइन पढ़ लेंगे, आज भी, जबकि आई एम यू एंड आई बिलोंग टू अ न्यूअर जनरेशन, द टेक सेवी जनरेशन। पर आज भी अगर मुझे कोई अपना डॉक्यूमेंट पे करेक्शंस करने होते हैं, तो मैं अपने जूनियर को बोलता हूँ यार डबल साइड प्रिंट दे दो, ये ऑनलाइन में आधे घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा। तो एक प्रैक्टिकल रियलिटी है जिसको हमें एम्ब्रेस करना पड़ेगा, वेदर वी लाइक इट और नॉट, कि हर चीज ऑनलाइन नहीं हो सकती, बिकॉज वी आर नॉट वायर्ड दैट वे। दूसरा उसका पहलू ये है कि देखिए, आज मैं, पहले क्या होता था, मुझे नैनीताल में अगर बहस करने जाना है तो मैं आज रात चलूंगा, कल अपियर होऊंगा, फिर कल रात चलूंगा, परसों आऊंगा। आज क्या है, मैं अनम्यूट करूंगा, 15 मिनट अपियर होऊंगा और बाकी दिन अपना काम करूंगा। इट मेक्स यू मोर एफिशिएंट। बट एक स्किल होती है एडवोकेसी की, एक एक फाइल पढ़ के आपको बहस करने का अंदाज होता है, जो हर पीढ़ी उसे एम्ब्रेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, आई एम नॉट श्योर। जी। तो मेरा मानना ये है कि आई थिंक इफ नॉट गोइंग बैक, हाइब्रिड मॉडल तो लाना पड़ेगा। बट उसके लिए बहुत सारे सोच में बदलाव चाहिए, कि बाहर का वकील नहीं आ रहा, क्योंकि अभी भी क्या है ना, देखिए, जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। आपने कहा देहरादून के वकील हैं, ऐसे नैनीताल के वकील हैं और हाई कोर्ट्स के वकील हैं, जो ये कहने लगे कि साहब देखिए, ये दिल्ली के वकील तो यहाँ भी आके अपियर करने लगेंगे, तो हमारे को कौन केसेस देगा? और ये एक ये रियलिटी है। जी। जी। बहुत सारे लोकल प्रेशर्स होते हैं, इकोनॉमिक प्रेशर्स होते हैं, जिनकी वजह से भी कंप्लीट ऑनलाइन होना आसान नहीं है।
दूसरा, प्रैक्टिस डेफिनेटली कम हुई है। हियरिंग्स आर नॉट एज इफेक्टिव एज यू वुड लाइक देम टू बी। हाई कोर्ट जी। और सुप्रीम कोर्ट आर एन एक्सेप्शन, पर हम्म। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप ये समझिए पिछले 2 महीने में मैंने एक भी मुकदमे में अपियरेंस नहीं ली है, क्योंकि नॉन अर्जेंट मैटर में कुछ हो ही नहीं रहा है सिवाय डेटे लगने के। जी। तो अभी मतलब मेरा मेरा पॉइंट ये है कि अभी ये बहुत इमेच्योर है। इस प्रपोजल को मैच्योर होने में कम से कम नहीं तो 4-5 साल लगेंगे, जी। और उसके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी सोच, बहुत सारी ट्रेनिंग बदलनी पड़ेगी। और हमारी क्या बात कर रहे हैं आप, यूएस कोर्ट के, कैलिफोर्निया कोर्ट के एक जज ने कहा है कि अगर अक्टूबर में भी जूम हुआ तो मैं ब्रिज से कूद दूंगा। जी। तो हम इकलौते नहीं जी। हैं। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें रखी हैं अजय, बहुत आपने साफ तरीके से, एकदम स्पष्ट तरीके से, बिना विदाउट कहते हैं ना, विदाउट मिंसिंग वर्ड्स आपने रखी, और यही हमारा उद्देश्य है इस कार्यक्रम का कि सच और निष्पक्ष तरीके से उसको हम जनता तक रखें, अपनी जनता जनार्दन तक लाएं, ताकि जो उल्लेखनीय यात्रा रही हमारे मेहमानों की यहाँ पे, वो सही तौर पे पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें रखी। मैंने आपका एक से थोड़ा सा ऊपर घंटा बिलेबल आवर आज खींच लिया, तो उसको अपने क्लाइंट को जरूर बिल कीजिएगा। और हैविंग सेड दैट, कंक्लूड करेंगे सेशन को, लेकिन कंक्लूड करने से पहले हमारी एक इल्तिजा जरूर रहती है अपने मेहमानों से कि आखिरी के 1-2 कमेंट्स, क्लोजिंग कमेंट्स, टिप्पणी जरूर रखें हमारे युवा दर्शकों तक। और जब मैं युवा कहता हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ यूथ से नहीं होता, मेरा मतलब उन लोगों से भी है वो आर यंग एट हार्ट एंड यंग एट माइंड। मैं यही कहूंगा जयंत, जो जो सबसे ज्यादा क्लीशेड बात है कि एक मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज नहीं तो कल सबको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। जो जल्दी कर लेता है वो उतना ज्यादा एंजॉय करता है, जो जितना देर में करता है उसे उतना ज्यादा करना पड़ता है, पर करना सबको अपने अपने हिस्से का बराबर करता है। और दूसरा ये कि बड़ा आदमी या सक्सेसफुल वकील या बहुत सारा पैसा कमाने से पहले आदमी को इस सेटिस्फैक्शन की तरफ दौड़ना चाहिए कि जो मुझे आता है वो वाकई आता है, या मैं किसी को झूठ बेच के पैसे कमा रहा हूँ। जी। और जिस दिन आप उस सेटिस्फैक्शन के लिए काम करेंगे कि साहब नहीं, वो क्लाइंट मुझसे पूछे या ना पूछे, अगर मैंने ये कहा कि मैं इस पे एडवाइस दूंगा तो मुझे उसके बारे में सब कुछ अच्छी तरह आना चाहिए। जी। आई थिंक वही वही मतलब कोई रहस्य तो नहीं है, पर मैं ये कहूँगा कि मैं उसी तरह काम करता हूँ कि अगर कोई चीज़ उठा ली तो उसके बारे में सीख लो। आज नहीं काम आएगी, जिंदगी में कभी और आएगी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद अजर, आपने इतनी हौसला अफजाई की बातें की हमारे दर्शकों से, और मैंने भी आज काफ़ी कुछ सीखा आपकी इस यात्रा से। और मैं समझता हूँ कि हम आपसे जुड़े रहेंगे आगे, क्योंकि 1 घंटे में बहुत ही कम बातें हम समा सकते हैं इस चैनल में, लेकिन इतनी सारी बातें जो हमें आपसे और सीखनी है, और परख उसकी परख आप तक रखनी है, क्योंकि आप इतने विविध तरीकों के एरियाज में काम करते हैं। आप एक बुद्धिजीवी हैं, अपने आप में एक अव्वल वकील हैं, जैसा कि हमने बोला, एक एकेडमिशियन, एक टीचर होने के नाते एक जो सोच आप रखते हैं, उसको मैं सलाम करता हूँ। और साथ ही ईश्वर से भी कामना करता हूँ कि आपको, आपके परिवार वालों को, सभी को सुरक्षित रखें, आप दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें। और हमारे दर्शकों से जाते जाते हमारी एक अपील जरूर रहती है कि अगर आपको हमारे चैनल थोड़ा भी समझ आता हो और आपको लगता हो कि इसमें ठीक ठाक बातें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, जिससे समाज कल्याण या समाज सुधार हो सकता है, तो जरूर दूसरों तक इसको फैलाएं, उजागर करें। और इसका सबसे आसान तरीका है, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून। थैंक यू सो मच।